जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो अंतरिक्ष यान आपके कब्जे में आया है, वह हमारा ही एक मॉडल है जिसे हम दिखाने की प्रक्रिया में थे। यह अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है और इसलिए अपनी तरह का होता है। हम इसे वापस चाहते हैं। डोरिस ने अपनी इच्छा स्पष्ट करते हुए कहा। एवी ने केवल नाराजगी भरी भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। जाहिर है, कोई भी खुश नहीं होगा अगर कोई आकर उनसे कहे कि वे अपनी संपत्ति सिर्फ इसलिए सौंप दें क्योंकि वह कभी उनकी थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एल्फायर N8 वेबसाइट खोजें। हालांकि उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि स्टोरेनकॉर्प के वित्त प्रमुख को अभी कुछ कहना था। चूंकि चोरी होने के बाद आपने इसे अंतरिक्ष में खोया हुआ पाया था, इसलिए तकनीकी रूप से एलायंस कानून के तहत SCX-01 नामक जहाज आपका ही है। फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए हम आशा कर रहे थे कि आप हमें इसे आपसे खरीदने की अनुमति देंगे। मुझे आपको 20 मिलियन ट्रेनिंग की पेशकश करने का अधिकार दिया गया है, या यदि आप चाहें, क्योंकि आप एक भाड़े के सैनिक हैं, तो स्टोरेनकॉर्प से एक और जहाज खरीदने के लिए 30 मिलियन क्रेडिट भी दे सकते हैं। स्टोरेनकॉर्प को डांटलेस वापस देने के बदले में दी जा रही राशि सुनकर एवी की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन था कि उसे अच्छी खासी रकम की पेशकश की जाएगी, लेकिन 20 मिलियन ट्रेनिंग की इतनी बड़ी रकम की नहीं, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 30 मिलियन क्रेडिट, जिसका इस्तेमाल वह एक और जहाज या उससे भी ज्यादा जहाज खरीदने के लिए कर सकता था। 30 मिलियन एक पूरी तरह से सुसज्जित उच्च श्रेणी का मध्यम जहाज खरीदने के लिए पर्याप्त था और फिर भी काफी पैसा बच जाता। इससे शायद एक भारी क्रूजर खरीदने का खर्च भी निकल जाता। हालांकि यह कुछ अपग्रेड के साथ सिर्फ एक बेसिक मॉडल था। एक छोटे से जहाज के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशकश करना काफी बड़ी बात थी और इसे एवी को पता चल गया कि स्टोरेनकॉर्प SCX-01 को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए कितनी गंभीर थी। मैं अपने लिए एक नया जहाज खरीद सकता हूं और कसंद्रा के लिए भी एक जहाज ले सकता हूं। इससे हमें काम चुनने में काफी लचीलापन मिलेगा, एवी ने सोचा। एक पल के लिए उसने इतनी बड़ी रकम की पेशकश को देखते हुए इस सौदे को स्वीकार करने के बारे में सोचा। फिर भी चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, वह डांटलेस को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह उसके लिए सिर्फ एक शक्तिशाली तकनीक का नमूना नहीं रह गया था। इसके साथ कई भयानक लड़ाइयों में बच निकलने और अपने पिता की जान बचाने के लिए जरूरी पैसा कमाने के बाद एवी का इसे लगाव हो गया था। डांटलेस उसका जहाज था और वह इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देने वाला था। भले ही यह प्रस्ताव कितना भी उदार क्यों न हो, मुझे खेद है कि मैं किसी भी कीमत पर अपना जहाज नहीं छोड़ सकता। एक भाड़े के सैनिक के रूप में यह मेरा घर भी है और मेरी आजीविका का साधन भी। मैंने कई बार इस पर अपनी जान का जोखिम उठाया है और इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मुझे किसी दूसरे जहाज पर जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। एवी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। उसके इस एकतरफा फैसले के तुरंत बाद डोरिस का मुखौटा टूट गया और उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी। हालांकि एक बड़ी कंपनी के अधिकारी होने के नाते उसने तुरंत अपनी बनावटी मुस्कान वापस ला दी और बातचीत जारी रखने की कोशिश की। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया पुनर्विचार करें। यदि आपको अधिक पैसा चाहिए तो राशि बढ़ाने की गुंजाइश है। साथ ही SCX-01 एक प्रायोगिक यान है। इसमें कुछ ऐसी खामियां हो सकती हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया हो और जो आपको और आपके दल को खतरे में डाल सकती हैं। अगली बार जब आप इसे लेकर बाहर निकलेंगे तो आप आग में जलकर मर भी सकते हैं। इस पर अडेसन ने नाराजगी भरी आवाज निकाली, जबकि कसांड्रा ने अपने पैर से दो बार उसके पैर पर थपथपाया। झूठ का संकेत देने के लिए उन्होंने पहले से ही यह संकेत तय कर लिया था। ये स्पष्ट था कि डोरिस को सचमुच विश्वास नहीं था कि डांटलेस में कोई खामी है, और प्रौद्योगिकी प्रमुख होने के नाते अडेसन को लगभग निश्चित रूप से इस बात से ठेस पहुंची होगी कि डोरिस ने ऐसा सुझाव दिया था। मैं समझ सकता हूं कि आप इसे वापस क्यों लेना चाहते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से आवश्यक नहीं होना चाहिए। SCX-01 एक ऐसा जहाज है जिसे आपकी कंपनी ने डिजाइन किया है। क्या आप निश्चित रूप से एक और नहीं बना सकते? एवी ने उनकी बेचैनी को देखकर स्वाभाविक रूप से भ्रमित होते हुए कहा। चूंकि यह एक प्रायोगिक यान है, इसलिए स्टोरेनकॉर्प नहीं चाहती कि हमारे किसी भी प्रतियोगी को यह मिले, इसलिए हम इसे सचमुच वापस चाहते हैं। कसांड्रा ने फिर से एवी के पैर पर दो बार थपथपाया। उन्हें अभी एक और झूठ बताया गया था। इस बिंदु पर एवी का मूड कुछ खराब हो गया था। डोरिस इस बात पर अड़ी थी कि जहाज को स्टोरेनकॉर्प को लौटा दिया जाए, जबकि जहाज के डेटा को लीक होने से रोकने के कई अन्य तरीके मौजूद थे। एवी के लिए स्टोरेनकॉर्प के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आसान था, जिसमें उसे किसी भी मरम्मत या रखरखाव के लिए उनकी सुविधाओं को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रतिद्वंदी को डांटलेस की जांच करने की अनुमति न देने के लिए बाध्य किया जाता। इससे उन्हें निश्चित रूप से 30 मिलियन ट्रेनिंग से कहीं कम खर्च करना पड़ता। एवी ने कूटनीतिक बने रहने और ऐसे विकल्प सुझाने की कोशिश की जिससे उसे अपना जहाज न खोना पड़े, लेकिन डोरिस हमेशा बातचीत को अपनी इच्छानुसार मोड़ लेती थी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बल प्रयोग करना पड़े। जब एवी और कसांड्रा उसके झूठ के जाल और लगातार बढ़ती हुई पेशकश जो अब 30 मिलियन ट्रेनिंग तक पहुंच गई थी से तंग आ चुके थे, तब अंततः अडेसन ने अपनी बात रखी। अरे बस करो डोरिस, ये तो साफ है कि यह भाड़े का सैनिक हमें जहाज नहीं बेचेगा और तुम जितना ज्यादा जिद करोगी और झूठ बोलोगी, सौदा होने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उन्हें सच्चाई बता दें। कहीं तुम स्ट्रोजिन के साथ मिलकर इसे चुराने की कोई योजना तो नहीं बना रही हो। अपने साथी चीफ के इस अचानक गुस्से भरे आउटबर्स्ट से डोरिस हैरान परेशान होकर जम गई। आदिसन ने न सिर्फ उसकी बातचीत को पटरी से उतार दिया था, बल्कि यह भी खुलासा कर दिया था कि स्टोरेनकॉर्प के भीतर एक ऐसा गुट था जो SCX-01 को वीजे छीनने के लिए घटिया तरीकों का इस्तेमाल करना चाहता था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 62 स्टोरेनकॉर्प के साथ बैठक 3। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी ने अपना संयम बनाए रखा, भले ही उसे पता चला कि स्टोरेनकॉर्प में उसे डांटलेस को जबरदस्ती छीनने की साजिश रची जा रही थी। स्वाभाविक रूप से उसे पहले से ही इसका अंदाजा था और वह सच में आभारी था कि अडेसन और डोरिस ने उसे पहले संपर्क किया। एक बड़ी कंपनी से पंगा लेना परेशानी भरा होता और उसकी गतिविधियों को सीमित कर देता। उसे लगभग हमेशा एलायंस पुलिस द्वारा निगरानी किए जाने वाले क्षेत्रों में ही रहना पड़ता ताकि उसके खिलाफ कोई भी गैरकानूनी कार्रवाई न हो सके। और ऐसा लगता है कि अडेसन मुख्य वित्तीय अधिकारी से ज्यादा समझौता करने को तैयार है। उम्मीद है कि हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, एवी ने सोचा जब स्टोरेनकॉर्प के दोनों अधिकारी बहस करने लगे। आखिरकार वे शांत हो गए, ये याद करके कि एवी और कसांड्रा कमरे में थे और उनकी इस बेतुकी बहस को देख रहे थे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि अडेसन जीत गया है और वह SCX-01 से जुड़ी उस स्थिति को समझाने वाला था जिसके बारे में स्टोरेनकॉर्प के कुछ शीर्ष सदस्यों को ही पता था। मेरे गुस्से के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने तो मैं आपको उस जहाज के पीछे की कहानी समझाना चाहूंगा जो आपको मिला है। अडेसन ने गंभीर भाव से कहा। आप बोल सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये जान लूंगा कि आपकी कोई भी बात मुझे डांटलेस सौंपने के लिए बाध्य नहीं करेगी। सिर हिलाते हुए अडेसन ने उस एक बात को स्वीकार किया जिस पर एवी झुकने को तैयार नहीं था और SCX-01 के महत्व और उसकी चोरी से हुए नुकसान के बारे में बताना शुरू किया। 4 साल पहले ग्रामीण एलायंस की शासी निकाय एलायंस असेंबली ने फैसला किया कि उनकी मुख्य सैन्य शक्ति एलायंस पुलिस को उन्नत करना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, उनके पास छोटे युद्धपोतों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए वे मुख्य रूप से भाड़े के सैनिकों पर निर्भर हैं। फिर भी कई लोग इस कमी को दूर करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए एलायंस के शीर्ष 10 अंतरिक्ष यान निर्माताओं को एक प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ पोत प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एलायंस पुलिस के लिए हल्के लड़ाकू विमानों का एक नया बेड़ा बनाने का अनुबंध किसे दिया जाएगा। जैसा कि मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा, SCX-01 जिसे आपने डांटलेस नाम दिया है, स्टोरेनकॉर्प की प्रविष्टि थी। ये विवरण सुनने के बाद एवी को अंततः समझ में आया कि डांटलेस को सर्वोत्तम तकनीक और सामग्रियों का उपयोग करके क्यों बनाया गया था। उसने स्वाभाविक रूप से समान आकार श्रेणी के अन्य पोतों के साथ इसकी विशेषताओं की जांच की थी और कम से कम खुले बाजार में कोई भी इसके करीब नहीं था। शायद कुछ उच्च श्रेणी के भाड़े के सैनिकों ने ऐसे विशेष पोत बनवाए हों जो इसकी तुलना कर सकें, लेकिन अन्यथा ये वास्तव में अपनी श्रेणी में अद्वितीय था। अडेसन द्वारा डांटलेस के निर्माण के कारण के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के बाद एवी ने पुष्टि के लिए कसांड्रा की ओर देखा। दुर्भाग्य से डोरिस के विपरीत जो एक इंसान थी, उसे हृदय गति और सांस लेने में होने वाले उन बदलावों को पहचानने का प्रशिक्षण नहीं मिला था जो आमतौर पर उसकी प्रजाति के लोगों के लिए झूठ बोलने का संकेत देते हैं। फिर भी ये पुष्टि करने का एक तरीका था कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं। एवी ने डोरिस की ओर मुड़कर उससे पूछा कि अडेसन ने अभी जो कहा है उसकी पुष्टि करे। और शुक्र है, कसांड्रा को उसमें कोई झूठ नहीं दिखा, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित था कि वे ईमानदार थे। ठीक है, अब मैं समझ गई कि मेरा जहाज आपकी कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन क्या आप दूसरा जहाज नहीं बना सकते थे? एवी ने असली मुद्दे पर आते हुए पूछा। मुझे खेद है कि नहीं, मुख्य इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर खुले अंतरिक्ष में पहली परीक्षण उड़ान का हिस्सा थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज बिना किसी सहायता के लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। मुझे यकीन है कि वे दोनों उन शवों में शामिल थे जो आपको जहाज पर मिले थे। अडेसन ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा। निस्संदेह वे दोनों न केवल उसके सहकर्मी थे बल्कि उसके दोस्त भी थे। जब एवी को उनके विवरण दिए गए तो उसने उन्हें उन शवों में से पहचान लिया जो उसे मिले थे। यह एक दुखद लेकिन यादगार अनुभव था और उसे नहीं लगता था कि वह उनके चेहरों को कभी पूरी तरह से भूल पाएगा। अडेसन ने आगे बताया कि जहाज पर सवार अन्य लोगों को मारने वाले व्यक्ति ने स्टोरेनकॉर्प के केंद्रीय और बैकअप कंप्यूटर में एक वायरस भी छोड़ दिया था जिसने SCX-01 के निर्माण से संबंधित सभी डेटा को नष्ट कर दिया था। इस वजह से वे उस शक्तिशाली अंतरिक्ष यान को दोबारा नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने उससे संबंधित जानकारी और उस दुखद घटना में मारे गए डिजाइन टीम के मुख्य सदस्यों को खो दिया था। इसके निर्माण में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका थी, लेकिन मेरा दिमाग मूम और चागोरी की तरह काम नहीं करता। वे दोनों सचमुच प्रतिभाशाली थे। अपने मृत साथियों का जिक्र करते हुए अडेसन की आंखों में उदासी छाई हुई थी।
अब जब उसे सभी प्रासंगिक विवरण पता चल गए थे तो एवी समझ गया कि स्टॉलिंग कॉप डाउनग्लेस को वापस पाने के लिए इतना बेताब क्यों था। सर्वश्रेष्ठ जहाज निर्माताओं के बीच प्रतियोगिता अभी तक नहीं हुई थी और इसे जीतने से एलायंस पुलिस के साथ एक बेहद मूल्यवान अनुबंध मिलने की उम्मीद थी, संभवतः अरबों के का। मुझे लगता है कि अब मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना जहाज आपको नहीं दे सकता। हालांकि अगर आप इसका विश्लेषण करके इसे दोबारा बनाने की कोशिश करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेशक इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, एवी ने एक वैकल्पिक समाधान पेश करते हुए कहा। हालांकि इससे स्टोलन कॉप के दोनों अधिकारियों के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। हम इसके लिए निश्चित रूप से आभारी होंगे, लेकिन हमारे जहाज को जमा करने की अंतिम तिथि केवल 6 महीने है। इससे पहले दूसरे जहाज का विश्लेषण और निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। डोरिस ने अपनी पेशेवर छवि के बावजूद थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। उसने एक बार फिर जहाज खरीदने के लिए बातचीत शुरू की और यहां तक कि दूसरा जहाज बनने के बाद उसे एवी को लगाने का वादा भी किया। सचमुच ये शर्तें फायदेमंद थी, लेकिन एवी का अभी को लंबे समय तक अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा जहाज बनने में 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता था। बिगड़ती बातचीत के बीच में टोकते हुए कसांड्रा ने पूछा, एवी अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूं? सहमति में सिर हिलाते हुए एवी उसकी ओर झुका और कसांड्रा ने अपना विचार उसके कान में फुसफुसाया। जैसे जैसे बहुत सी सारी बातें बताती गई उसके चेहरे पर धीरे-धीरे मुस्कान आने लगी। शायद उसकी योजना ही वह आपसी फायदेमंद विकल्प थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 63 समझौता करना। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। तो मुझे लगता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूं। स्टॉलिंग कॉप आगामी प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्रदर्शित करके एलायंस पुलिस से एक बड़ा अनुबंध प्राप्त करना चाहता है। हालांकि SCXD-01 एक प्रोटोटाइप चोरी हो जाने के बाद आपने डेटा और इसे बनाने वाले मुख्य कर्मियों को खो दिया। अब यह मेरे पास है और अगर आप अभी इसका विश्लेषण भी कर लें तो आपके पास समय रहते दूसरा प्रोटोटाइप बनाने का समय नहीं होगा। एवी ने अपनी बातचीत के मुख्य बिंदुओं का सारांश देते हुए कहा। डोरिस और अडेसन ने सहमति में सिर हिलाया। जाहिर है इसमें और भी कुछ पेचीदगियां थी, लेकिन इसने निश्चित रूप से स्टॉलिंग कॉप की मुख्य चिंताओं को कवर कर लिया। ये देखकर कि वे सभी एक ही बात पर सहमत हैं, एवी के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो किसी लालची व्यापारी को भी मात दे देती। आपकी समस्याओं का एक आसान सा समाधान है। आपको बस इतना करना है कि प्रतियोगिता के दौरान मुझे टेस्ट पायलट के रूप में नियुक्त कर लें। इससे डार्कलेस का स्वामित्व मेरे पास ही रहेगा और स्टॉलिंग कॉप समय आने पर इसे प्रदर्शित कर सकेगी। यदि आप अनुबंध जीत जाते हैं तो एलायंस पुलिस के आदेश को पूरा करने के लिए आपके पास विमान का पुनर्निर्माण करने का पर्याप्त समय होगा। एवी के सुझाव ने स्टॉलिंग कॉप के दोनों अधिकारियों को कुछ क्षणों के लिए अचंभित कर दिया। फिर वे आपस में इस पर चर्चा करने लगे और अपने सहायकों से भी कुछ जानकारी प्राप्त करने लगे। बातचीत के जितने अंश एवी समझ सका, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे प्रतियोगिता के लिए एलायंस असेंबली द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं की जांच कर रहे थे। लगता है ये संभव होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelio.net वेबसाइट खोजें। हाँ, लेकिन हमें कुछ कानूनी दांव पेचों का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ अन्य अधिकारी इस बात से खुश नहीं होंगे कि हमें जहाज वापस नहीं मिला। हम इसके बारे में बाद में सोच लेंगे। सच कहूं तो इसके कुछ अनपेक्षित लाभ भी हो सकते हैं। डोरिस और अडेसन बातचीत करते रहे जबकि एवी और कसांड्रा चुपचाप इंतजार करते रहे। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। हमने निष्कर्ष निकाला है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार्य होने की संभावना है। हम स्टॉलिंग कॉप में इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अडेसन ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी ओर डोरिस ने फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ बातचीत वाला चेहरा बना लिया और एवी के साथ मुआवजे पर चर्चा शुरू कर दी। जाहिर है अगर वे उसे काम पर रख रहे थे तो वह अपने समय और मेहनत के लिए किसी न किसी तरह का इनाम पाने की उम्मीद कर रहा होगा। फिर डार्कलेस का विश्लेषण करने के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी होगी और एवी के साथ एक आवश्यक अनुबंध भी था ताकि वह उनके किसी भी प्रतियोगी को जहाज तक पहुंचने से रोक सके। इसके अलावा वे जाहिर तौर पर चाहेंगे कि जब भी संभव हो उनकी सुविधाओं पर ही उनकी मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाए। इन सभी उपायों से एवी की स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हो जाती, जिसका मतलब था कि ये स्वाभाविक रूप से महंगे साबित होने वाले थे। फिर भी स्टॉलिंग कॉप ने बातचीत की शुरुआत में ही 20 मिलियन क्रेडिट देने और 30 मिलियन क्रेडिट देने की इच्छा जताई थी। इससे पता चलता था कि यह प्रयास उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। सौभाग्य से उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी मौजूद थे, इसलिए किसी उच्च अधिकारी की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। डोरिस ने तुरंत हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि उसकी नजर में हर चीज की कीमत कितनी है और उसने जल्दी से अपना टैबलेट डिवाइस एवी को दे दिया। ये तो काफी बड़ी रकम है, एवी ने संख्याएं देखकर अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा। एलायंस पुलिस अनुबंध जीतने की प्रतियोगिता के दौरान SCXD-01 को पायलट करने सहित हर चीज के लिए डोरिस उसे 8 मिलियन क्रेडिट दे रही थी। ये सचमुच एक चौंका देने वाला भुगतान था, इतना कि ज्यादातर लोग जीवन भर में भी नहीं कमा पाते। फिर भी स्टॉलिंग कॉप से एक और जहाज खरीदने के लिए क्रेडिट का विकल्प सामने आने के बाद से एवी भुगतान के किसी अन्य तरीके पर विचार कर रहा था। एक अकेले भाड़े के सैनिक के रूप में जिसके पास केवल एक ही जहाज था, बस सीमित ही काम कर सकता था। कई शीर्ष भाड़े के सैनिक अपने आसपास स्क्वाड्रन बनाते थे और इतने मजबूत हो जाते थे कि बड़े और अधिक लाभदायक काम कर सकें। वे परिवहन का काम कर सकते थे, माल ढो सकते थे, व्यापारिक जहाजों के बड़े बेड़ों की रक्षा कर सकते थे, यहां तक कि कभी-कभी उपनिवेशों या विशेष रूप से अधिक यातायात वाले हाइड्रोप्लेन के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अनुबंधित किए जा सकते थे। इसके अलावा हालांकि कसांड्रा एक बेहतरीन सह पायलट थी, वह अपना खुद का विमान बनाने के लिए अधिक उपयुक्त थी। आखिरकार पिछले 6 वर्षों से वह यही कर रही थी। ये बस एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें उसने अपना खुद का विमान खो दिया था। ये निश्चित रूप से एक स्वीकार्य राशि है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या हम इसके बदले में कुछ और प्राप्त कर सकते हैं। एवी ने तब अपना विचार रखा। कसांड्रा के लिए एक विशेष बेहतरीन जहाज बनवाना। स्वाभाविक रूप से यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने पहले से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एवी ऐसा सोच रहा था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मुझ पर इतना पैसा खर्च करना सरासर गलत है, कसांड्रा ने कहा। उसका अब तक का शांत और संयमित रवैया पल भर में बिखर गया। वह इस प्रस्ताव से साफ तौर पर घबरा गई थी। आवेली ने उसे कम से कम 8 मिलियन क्रेडिट की कोई चीज खरीदने का प्रस्ताव दिया था। इतना पैसा तो कामयाब भाड़े के सैनिक यूं ही खर्च नहीं कर सकते। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, तुम एक कुशल पायलट हो और जाहिर है मैं चाहूंगा कि तुम्हें सबसे बेहतरीन जहाज मिले, इसलिए कंजूसी करने का कोई मतलब नहीं है। इसे एक निवेश समझो, 2 जहाजों से हम दुगना या उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एवी ने धीरे-धीरे कसांड्रा की झिझक दूर करते हुए उसे मना लिया। अब वह उसे जाने देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसकी प्रतिभा का सदुपयोग करना और उसे अपनी भावी भाड़ी की सेना का पहला सदस्य बनाना ही उचित था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 64 समझौता करना 2 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जब एवी ने कसांड्रा को अपनी उदारता के लिए राजी कर लिया तो उन दोनों ने स्टोलन कॉप के 2 अधिकारियों के साथ कसांड्रा के लिए वांछित जहाज के प्रकार पर चर्चा शुरू की। प्रौद्योगिकी प्रमुख होने के नाते अडेसन की उपस्थिति में उनकी चर्चा बेहद फलदायी रही। उन्हें अपनी कंपनी की क्षमताओं और उपलब्ध सामग्रियों के बारे में सबसे अधिक जानकारी थी। बेशक कुछ सीमाएं भी थीं। डोरिस के साथ तीखी बहस के बाद वे कसांड्रा के लिए विशेष जहाज खरीदने के लिए 13 मिलियन क्रेडिट की ऋण सीमा पर सहमत हुए। इससे अधिक राशि एवी को अपनी जेब से देनी पड़ती। फिर भी उनके पास एक ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में थी जिसे उन्होंने जहाज के निर्माण में उपयोगी समझा। एवी ने अपने कार्गो होल्ड में रखे ऊर्जा जीकोर को उच्च क्षमता वाले जनरेटर के निर्माण में उपयोग करने के लिए अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ देने की पेशकश की। जब अडेसन ने सुना कि उनके पास एक रानी का कोर है तो उनकी आंखें फटी रह गईं और वे उत्साह से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरी तरह से अपना संयम खोते हुए उसने एवी से इसे उन्हें बेचने की विनती की और डोरिस पर बिक्री को मंजूरी देने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार उसने कोर के लिए 6.5 मिलियन क्रेडिट की पेशकश की, लेकिन एवी ने मना कर दिया। वह इसे पैसे के लिए बेचने के बजाय कसांड्रा के जहाज के निर्माण में इस्तेमाल करना चाहता था। यह इतनी दुर्लभ सामग्री थी कि इसे छोड़ना संभव नहीं था। दुर्भाग्य से एडिसन ने कठोर वास्तविकता से एवी के विचार को चकनाचूर कर दिया। रानी का कोर इतना बड़ा था कि मध्यम श्रेणी के जहाज के लिए मुख्य जनरेटर बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जैसा कि वे चर्चा कर रहे थे। ये वास्तव में केवल एक भारी क्रूजर या उससे बड़े जहाज के लिए ही उपयुक्त था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसे अभी अपने पास रखूंगा। जब मेरे पास ऐसा जहाज बनवाने के लिए धन और कर्मचारी होंगे तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, एवी ने अनुरोध भरे लहजे में कहा। लेकिन एडिसन कोर को पाने के लिए बेताब था कि वह उस पर काम कर सके और उसने एक नया अनुबंध तैयार करवा लिया था। आधा मिलियन क्रेडिट के बदले एवी रानी के कोर को स्टोलन कॉप के अलावा किसी और संस्था को नहीं बेचेगा और न ही इसका इस्तेमाल स्टोलन कॉप द्वारा डिजाइन किए गए उपकरण के अलावा किसी और उपकरण के निर्माण में करेगा। सच कहें तो रानी ऊर्जा जीप के कोर पर काम करने के लिए यह एक महंगा और कठोर तरीका था और एवी को पूरा यकीन था कि उसने सुना था कि यह पैसा एडिसन की निजी बचत से आएगा, क्योंकि इस सौदे से लगभग केवल उसकी अपनी तकनीकी जिज्ञासा को ही फायदा हो रहा था। फिर भी अगर इसका मतलब इतनी दुर्लभ सामग्री पर काम करना था तो वह आदमी रकम खर्च करने के लिए बहुत कुछ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ दिखावे के लिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नहीं था। ठीक है, अगर आप यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे तो हम अपने सौदे को अधिकारी बना सकते हैं और अगर आप यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे तो हम 2 मध्यम ऊर्जा वाले जीप कोर और 100 छोटे कोर स्थानांतरित कर सकते हैं जिनका उपयोग मिस कसांड्रा के जहाज के निर्माण में किया जाएगा। डोरिस ने तैयार अनुबंधों से भरी अपनी टैबलेट एवी को देते हुए कहा।
हस्ताक्षर करने से पहले एवी ने ध्यान से सब कुछ पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनकी चर्चा के अनुरूप है। शुक्र है, ऐसा नहीं लग रहा था कि डोरिस ने कोई चालाकी भरी शर्तें या अतिरिक्त चीजें शामिल की हों, इसलिए एवी ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान लगाकर उन्हें अधिकारी बना दिया। इसके साथ ही उसने फिलहाल के लिए स्टोरेन कॉप के साथ अपना काम पूरा कर लिया था। आदिसन ने कहा था कि वे कासंड्रा के जहाज पर जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे, लेकिन दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके इस तरह के विशिष्ट काम में थोड़ा समय लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब आप छोटे वर्गीकरण पोत के प्रदर्शन के लिए ड्रामे सिस्टम पहुंचे तब तक ये तैयार हो जाए। इस तरह आपके पास प्रतियोगिता के अलावा कुछ और देखने के लिए होगा। एवी को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि यह उसके लिए समय पर निर्देश के साथ पहुंचने का एक और प्रोत्साहन था। अगर उसने समझौते का पालन नहीं किया तो उसे उसका भुगतान नहीं मिलेगा। जाहिर है, अब उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। प्रतियोगिता उसके नाम को मशहूर करने और अन्य शीर्ष जहाजों और पायलटों के खिलाफ अनुभव प्राप्त करने का एक शानदार तरीका था। फिर एलायंस का ग्रेग भी है। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना किसी प्रमुख स्थान पर ही होगी। तो ड्रामे एलायंस की उत्पत्ति स्थल से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? एवी ने सोचा और पहले से ही अपने सामने आने वाले अद्भुत दृश्यों की कल्पना करने लगा। उसने हमेशा एलायंस के सबसे उल्लेखनीय ग्रहों का दौरा करने का सपना देखा था और जाहिर है, जिस ग्रह से पहले नेता की उत्पत्ति हुई थी, वो उसकी सूची में सबसे ऊपर था। जहां तक उसे पता था, ड्रामे प्राइम एक विशाल महानगर था। सतह से लेकर भूपटपट्टी तक यह मूल रूप से एक विशाल शहर था जो पूरी दुनिया को समाहित करता था। कासंड्रा, ये यहाँ से कितनी दूर है? एवी ने पूछा। उसे ठीक से पता नहीं था कि मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर हम सीधे सबसे तेज रास्ते से जाएं तो 2.5 महीने लगेंगे। अपने टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए कसांड्रा ने तुरंत एवी द्वारा मांगी गई जानकारी निकाल ली। ओह, अगर आप हमारे साथ वापस आना चाहें तो हम समय को काफी कम कर सकते हैं। आखिरकार हमें वार्प पोर्टल इस्तेमाल करने की अनुमति है, डोरिस ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर एवी और कसांड्रा को काफी हैरानी हुई। वार्प पोर्टल असल में विशाल मार्ग थे जो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को मोड़कर उनमें छेद कर देते थे। इनसे सैकड़ों या यहां तक कि हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर भर में तय की जा सकती थी। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि इनकी संख्या बहुत कम थी। जाहिर है, इन तक पहुंच बहुत सीमित थी। केवल कुछ सरकारी अधिकारियों, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, एलायंस पुलिस और कुछ विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को ही इनका उपयोग करने की अनुमति थी। आम भाड़ी के सैनिक निश्चित रूप से इस सूची में नहीं थे, इसलिए जाहिर है कि कासंड्रा ने उन्हें अपनी गणना में शामिल नहीं किया था। हालांकि प्रस्ताव कितना भी लुभावना क्यों न हो, एवी स्टोरेन कॉप के साथ ज्यादा करीबी संबंध नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह उनके साथ जाता है तो प्रतियोगिता से पहले भाड़ी के सैनिकों के रूप में काम करने के कई अवसर खो देगा। ड्रामे सिस्टम एलायंस का केंद्र होने के नाते निसंदेह बेजोड़ सुरक्षा वाला होगा। वहां भाड़ी के सैनिकों के लिए उपलब्ध एकमात्र काम बाहर जाने वाले परिवहन और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना होगा, जो कि उल्टा असर डालेगा क्योंकि ड्रामे सिस्टम ही उनका अंतिम गंतव्य था। मुझे लगता है कि हम हाइपरप्लेन से ही यात्रा करेंगे। रास्ते में कई जगह हैं जहां मैं जाना चाहता हूं और अगले 6 महीने तक खाली बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। भाड़ी के सैनिकों के लिए हमेशा काम होता ही है। एवी ने डोरिस के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा। इसके साथ ही ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन एवी के पास एक और मुद्दा था जिस पर वह चर्चा करना चाहता था। शायद यह ऐसा मुद्दा था जिसे उसे पहले उठाना चाहिए था, लेकिन बातचीत में उलझने के कारण वह भूल गया था। आप दोनों के जाने से पहले मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। मेरे एक सूत्र ने मुझे बताया है कि मेरे जहाज पर हुई हत्याओं के मामले में मुझे दोषी मानकर एक अलग सिस्टम में स्थित एलायंस पुलिस की एक शाखा ने मेरे खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या स्टोरेन कॉप का इससे कोई संबंध है? नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 65 सब कुछ सुलझ गया। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जब एवी ने अपने खिलाफ चल रही जांच का जिक्र किया तो डोरिस और आदिसन सच दिखे। मानो वे चुपचाप इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि उन्हें इसकी जानकारी है। हाँ, चूंकि स्टोरेन कॉप एक संबंधित पक्ष है, इसलिए हमें एलायंस पुलिस के हमसे संपर्क करने के कारण इसकी जानकारी है। स्वाभाविक रूप से कानून के अनुसार हम उनकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है स्टोरेन कॉप ने जांच शुरू नहीं की थी, बल्कि डिप्टी चीफ कैमिलानी की थी, जैसा कि मुझे याद है। डोरिस ने तरस भाव बनाए रखते हुए कहा। जब कसांड्रा ने झूठ का कोई संकेत नहीं दिया तो एवी उलझन भरी नजरों से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन कसांड्रा ने बस अपना सिर हिलाया। डोरिस बिना कुछ छिपाए सच बता रहा था। अगर स्टोरेन कॉप ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एलायंस पुलिस पर मुझे अपराधी मानने का दबाव नहीं डाला तो फिर किसने डाला? एवी ने घटनाओं के इस मोड़ से हैरान होकर सोचा। उसे पूरा यकीन था कि यह स्टोरेन कॉप की साजिश है ताकि उसे उन हत्याओं से जोड़ा जा सके जो उसके मिलने से पहले डांटलेस पर हुई थी। इससे उसकी गिरफ्तारी हो जाती और जहाज उन्हें वापस मिल जाता। हालांकि उसे नहीं लगता था कि किसी और के पास ऐसा करने का कोई ठोस कारण होगा। वह मुश्किल से ही लंबे समय से भाड़ी का सैनिक था। यह संदेहजनक था कि एलायंस पुलिस को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार करवाएगा जो उसने किया ही नहीं था। वह केवल यही मान सकता था कि डिप्टी चीफ इकला से नाराज थी और एवी के जरिए उसे अपमानित करना चाहती थी। यूजन सिस्टम में एलायंस पुलिस द्वारा 2 बार नियुक्त किए जाने के बाद अगर एवी किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता तो शीर्ष अधिकारी की छवि खराब होती। फिर भी यह एक बहुत ही सही कारण लग रहा था और जांच के समय से मेल नहीं खाता था। जैस्मिन ने एलायंस पुलिस द्वारा पहली बार नियुक्त किए जाने से पहले एवी को इसके बारे में बताया था। कोई और सुराग न होने और इस मुद्दे का व्यर्थ विश्लेषण करते हुए भयानक सिरदर्द होने के कारण एवी ने फिलहाल इसे अपने दिमाग से निकाल देने का फैसला किया। अब तक इसे कुछ और नतीजा नहीं निकला था, इसलिए वह अपने नियंत्रण से बाहर की किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहता था। फिर भी जब वह सोच रहा था कि उसे गिरफ्तार करने से कैसे फायदा हो सकता है तो कसांड्रा ने डोरिस के शब्दों पर ध्यान दिया। उसे ये भी अजीब लगा कि स्टोरेन कॉप के ये दो शीर्ष अधिकारी जिनके पास इतना मजबूत तुरुप का पता था, समझौता करने के लिए इतने तैयार क्यों थे? बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया था, जबकि यह एवी को अपना जहाज छोड़ने के लिए मनाने का एक शक्तिशाली हथियार हो सकता था। जब कसांड्रा ने यह बात उठाई तो डोरिस ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन कसांड्रा को उसकी हृदय गति थोड़ी तेज सुनाई दी। यह शायद इस बात का संकेत था कि वह कुछ छुपा रही थी। इस मामले में एवी को अपराधी मानकर की जा रही जांच पहले ही रोक दी गई है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन एलायंस पुलिस से कई सबूत लीक हो गए और यह साबित करने के लिए काफी है कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। आदिसन ने लापरवाही से वह जानकारी दी जिसे डोरिस बताने में हिचकिचा रही थी। एवी ने स्टोरेन कॉप के दोनों लोगों से इस मामले के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी इस विषय पर कोई जानकारी नहीं थी। वे एवी से जुड़ी हर जानकारी पर नजर रख रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि डांटले से जुड़े मामले की जानकारी लीक हो गई है। वे उसे केवल उन साइटों के बारे में बता सके जहां से यह जानकारी सबसे पहले सामने आई थी। बाकी किसी भी बात से वे अनजान थे। वाह, ये तो मेरी निष्ठा का उल्लंघन है, लेकिन अगर इससे मुझे बेगुनाह साबित करने में मदद मिलती है तो ठीक है। लीक हुई जानकारी पढ़ते हुए एवी ने सोचा। इसमें व्यक्तिगत संचार लॉग, अपराध के दौरान और उसके आसपास उसकी मौजूदगी, उसके पुराने और मौजूदा जहाजों के रिकॉर्ड और कई अन्य जानकारियां शामिल थी जिनसे पता चलता था कि SCX-01 के चोरी होने से पहले उसने कभी उसको नहीं छोड़ा था और न ही किसी आपराधिक संगठन से उसका कोई संपर्क था। अब जब ये सारे सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं तो उसे दोषी ठहराने की कोशिश करना कम से कम मूर्खता ही होगी। एलायंस पुलिस में कोई ना कोई मेरा साथ दे रहा होगा। क्या ये डिप्टी चीफ इकला हो सकता है? उसके पास ऐसा करने का अधिकार होगा और शायद वह मेरा एहसान महसूस कर रहा होगा क्योंकि मैंने समुद्री डाकुओं और ऊर्जा जीवों से निपटने में उसकी बहुत मदद की थी। एवी ने ये भी सोचा कि यह जैस्मिन का काम हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ऐसा न हो। बस सिर्फ एक साजन थी और इस तरह गोपनीय केस नोट्स और सबूत लीक करने से वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। कम से कम उसकी नौकरी तो चली ही जाती। आखिर वे सिर्फ जान पहचान वाले थे, इसलिए वह यह मानना चाहता था कि वह इतनी लापरवाही भरा काम नहीं करेगी और सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश में मुसीबत में नहीं पड़ेगी। अगर बस इतना ही है तो हम चलते हैं। हमने जो सौदे किए हैं उनकी वजह से मुझे बहुत काम निपटाना है। बाकी कंपनियों के प्रमुखों को मनाना बहुत मुश्किल होगा। डोरिस ने खड़े होते हुए और बाहर निकलने की तरफ चलते हुए कहा। और अपना जहाज तैयार रखना, मैं जल्द ही एक दल के साथ आ रहा हूं ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें। अदेसन ने जाने से पहले कहा। थोड़ी देर में वहां सिर्फ कासंड्रा और एवी अकेले बैठे रह गए। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है और उन्हें परेशान नहीं कर सकता, कासंड्रा ने अपना पूरा शरीर एवी पर डाल दिया और उसके गाल पर एक अंतरंग चुंबन दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कितने प्यारे हो या कितने बेवकूफ, उसने मजाक में कहा। हालांकि वह मान गई थी, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसके लिए एक नए जहाज पर 13 मिलियन पेनी के बराबर रकम खर्च कर दी थी। साथ ही 2 मध्यम ऊर्जा वाले जीप कोर और 100 छोटे कोर भी। स्टोरेन कॉप उसके लिए जो यान बनाने जा रही थी, वह उसके पहले वाले यान से कहीं बेहतर होने वाला था। सच कहूं तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काल्पनिक कहानी में पहुंच गई हो जहां उसका अपना कोई रक्षक उसकी रक्षा कर रहा हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, एक और जहाज से हम और भी शक्तिशाली सेना बन जाएंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तुम एक बेहतरीन सह पायलट हो, लेकिन तुम फिर से अपने जहाज की कमान संभालने की हकदार हो। एवी ने शर्माते हुए कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। कसांड्रा ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था और वह उसके शरीर को अपने शरीर से सटा हुआ महसूस कर सकता था। जाहिर है, उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। तो मैं समझता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहूं। हाँ, तुम मेरे दल का हिस्सा हो और मेरे प्रेमी भी। जब तक तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तब तक मैं तुम्हें अपने आसपास रखना चाहता हूं।
ये सुनकर कसेंड्रा की मुस्कान इतनी खिल उठी कि एवी उसे नजरें नहीं हटा सका। तो मुझे लगता है मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी, कसेंड्रा ने शरारती अंदाज में कहा। फिर वह इतनी तेजी से चली गई कि एवी को विश्वास ही नहीं हुआ और उसे कमरे में पीछे छोड़ गई। पूरी तरह से घबराया हुआ वह उसके पीछे भागा ताकि बात साफ कर सके, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। ऐसा लग रहा था कि काम और जिंदगी दोनों में उसकी साथी उसे हमेशा चौकन्ना रखने में माहिर थी। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 66 पदोन्नति एवं पुरस्कार। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैसे ही एवी मर्चेंट एसोसिएशन बिल्डिंग की मुख्य लॉबी में पहुंचा, उसने देखा कि कसांड्रा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, भले ही हम ज्यादा समय से साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक भाड़ी के सैनिक के तौर पर जिंदगी को तेजी से जीना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। एवी ने सोचा, कसांड्रा के प्रस्ताव का मतलब समझते हुए। लेकिन इससे पहले कि एवी उसके पास वापस जा पाता, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। हे एवी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? आवाज की तरफ मुड़कर एवी ने देखा कि वही रिसेप्शनिस्ट जिसे वह अक्सर एसोसिएशन के काम के लिए मिलता था, उसे हाथ हिला रहा था। ये सोचकर कि क्या बात हो सकती है, वह उसके पास गया और पाया कि वह आदमी बेहद खुश था। मैंने सुना है कि तुम उन ऊर्जा रूपों के साथ फिर से बेकाबू हो गए हो। यार, लौट पड़ना और दूसरे भाड़ी के सैनिकों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो देखना वाकई रोमांचक था। जब से तुम आए हो, ये काम काफी मनोरंजक हो गया है। अगर आप सिर्फ मेरी मौत के करीब पहुंचने की खुशी जाहिर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एवी ने मुड़कर जाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। नहीं, मुझे आपसे मर्चेंट एसोसिएशन के कुछ जरूरी और आधिकारिक काम पर बात करनी है, या फिर आप अपने रैंक में तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं। एवी ने मन ही मन सोचा कि उसे पहले ही यह बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन वह रुका और सुनने लगा। उसे पहले से ही पता था कि अलायंस पुलिस उसे 3 स्टार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा होना उसके लिए बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि अब उसे निचले रैंक वालों में नहीं गिना जाएगा और उसे ज्यादा फायदेमंद काम मिलेंगे। लेकिन जो उसे बताया जाने वाला था, उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। बधाई हो, आपने एक ही बार में 2 रैंकों पर चढ़कर 4 स्टार मर्चेंट का पद हासिल कर लिया है। आप इस सिस्टम में इस समय सबसे ऊंचे रैंक वाले सक्रिय मर्चेंट हैं। हम एवी बस इतना ही कह पाया। उसके चेहरे पर खालीपन का भाव था और यह स्पष्ट था कि वह सोच रहा था कि क्या उसने रिसेप्शनिस्ट की बात सही सुनी है। 4 सितारा भाड़ी के सैनिक आमतौर पर अनुभवी माने जाते थे, जिन्होंने कई वर्षों में 100 से अधिक मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए होते थे, और न केवल एसोसिएशन का, बल्कि उन्हें काम पर रखने वाले किसी भी व्यक्ति का विश्वास अर्जित किया होता था। इसे भाड़ी के सैनिकों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च पद माना जाता था। केवल 5% भाड़ी के सैनिक ही इसे आगे बढ़ पाते थे, क्योंकि आगे पदोन्नति के लिए असाधारण उपलब्धियों की आवश्यकता होती थी, न कि केवल लगातार सफलताओं की। लेकिन मुझे ठीक से भाड़ी का सैनिक बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे 4 सितारा बनाना थोड़ा जल्दी है? साथ ही मैंने कभी पदोन्नति परीक्षा भी नहीं दी। एवी ने अचानक मिली इस पदोन्नति के प्रति खुद को अयोग्य महसूस करते हुए कहा। तुम्हारी उपलब्धियों को देखते हुए यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने समय से भाड़ी के सैनिक हो। तुमने हाल ही में हुए छापे में 100 से ज्यादा समुद्री डाकुओं को कुचल दिया और यहाँ तक कि अकेले ही एक रानी ऊर्जा जी को मार गिराया। फिर एलायंस पुलिस की सिफारिश भी थी। इसके बाद एसोसिएशन तुम्हें 2 या 3 स्टार के पद पर ही रहने नहीं दे सकता। ये रैंक में धोखाधड़ी होगी। और तुम्हें 4 स्टार प्रमोशन प्रोग्राम में भेजने का क्या मतलब है? हमारे पास तुम्हारे द्वारा इसे दर्जनों बार सफलतापूर्वक पूरा करने के रिकॉर्ड हैं। जब तुम और भी कुशल हो चुके हो, तो तुम्हें इसे दोबारा करने का कोई कारण नहीं है। एवी उस आदमी की कही बातों का खंडन मुश्किल से ही कर पाया। वह भाग्यशाली था और खुद को 2 बड़ी घटनाओं के केंद्र में पाया। उसके मार्गदर्शन में विकसित कौशल और थोड़ी सी अच्छी किस्मत के बल पर उसने यूजन सिस्टम में अपना नाम बना लिया था। लगभग हर सक्रिय भाड़ी का सैनिक उसे जानता था। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा हैरान हो गया था। मैंने धीरे-धीरे पदोन्नति पाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 सितारा होने पर मैं निश्चित रूप से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, एवी ने सोचा। यही तो जज्बा है। मैं कहता हूं कि एक सच्चा भाड़ी का सैनिक हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है। जब भी मौका मिले, बिना शर्म के पदोन्नति और ट्रेनिंग हासिल करो। तुमने इसे पूरी तरह से कमाया है। कुछ औपचारिकताओं के बाद एवी को आधिकारिक तौर पर 4 सितारा भाड़ी के सैनिक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इससे उसे कई ऐसे कामों तक पहुंच और प्राथमिकता मिली जो 2 सितारा होने पर उसकी पहुंच से बाहर थे। अब चलिए दूसरे काम की बात करते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। एवी के जवाब का इंतजार किए बिना उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उसे 3 दिन बाद होने वाले एलायंस पुलिस पुरस्कार समारोह में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। वहां बड़े पैमाने पर समुद्री डाकुओं के हमले और ऊर्जा जीव घटना दोनों के दौरान सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। और चूंकि एवी ने दोनों लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनसे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण बनने की उम्मीद थी। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने कुछ सूत्रों से सुना है कि वे आपको एक बड़ा पुरस्कार देने की योजना बना रहे हैं। ऐसा पुरस्कार भाड़ी के सैनिकों और आम सैनिकों को आमतौर पर नहीं मिलता, जब तक कि वे कोई असाधारण काम न करें। आमतौर पर इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये सुनकर एवी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन वह सोच रहा था कि उसे मिलने वाला पुरस्कार कितना प्रतिष्ठित होगा। उसने पुरस्कारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई थी और कुछ पुरस्कार तो वाकई चौंकाने वाले थे, जैसे कि कुछ विशेष अधिकार देना, उदाहरण के लिए एलायंस की उन सुविधाओं तक पहुंच जो आमतौर पर पुलिस या गणमान्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती थी। साथ ही आर्थिक पुरस्कार भी, कुछ पुरस्कारों में भारी बोनस और यहाँ तक कि जीवन भर के लिए वार्षिक भत्ता भी शामिल था। अपनी उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना कठिन है। मैं यह नहीं बता सकता कि मैं अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं या कम करके। एवी ने मन ही मन पुरस्कारों की सूची बनाई जो उसे मिलने की संभावना थी। औपचारिक निमंत्रण और पुरस्कार समारोह के स्थान की जानकारी मिलते ही एवी कसांड्रा के पास गया, जो धैर्यपूर्वक उसके समाप्त होने का इंतजार कर रही थी। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 67 पुरस्कार समारोह में आगमन और नए सदस्य। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। अगले 3 दिनों तक एवी और कसांड्रा ज्यादातर दिन प्लेस के अंदर आराम करते रहे। 2 भीषण लड़ाइयों से बिना आराम किए निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब आराम करने का अच्छा समय है। इस दौरान उन्होंने जो एकमात्र काम किया जिसे काम कहा जा सकता था, वह था अर्डेसन और उनकी टीम को पूरे जहाज की स्कैनिंग करने देना। सौभाग्य से इसमें केवल कुछ घंटे लगे और फिर वे वापस आराम करने में जुट गए। आखिरकार उनके लिए अपनी आलसी जिंदगी को पीछे छोड़कर काम पर लौटने का समय आ गया था। पुरस्कार समारोह का दिन आ गया था और बिना किसी अच्छे कारण के इसे छोड़ना ठीक नहीं था। वे किसी भी कीमत पर एलायंस पुलिस को नाराज नहीं करना चाहते थे, जो उन्हें सम्मानित करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। अपने कमरे से बाहर आते हुए एवी ने सामान्य से अधिक औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी। यह अभी भी भाड़ी के सैनिकों के लिए ही बाजार में बिकने वाले कपड़े थे, लेकिन यह उनके द्वारा पहनी जाने वाली कैजुअल शर्ट, जैकेट और पैंट की तुलना में सैन्य शैली की वर्दी के करीब थे। कासेंड्रा की बात करें तो चूंकि उसे कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सामान्य कपड़े पहने थे। एवी ने उसे ड्रेस पहनने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जब उसे कोई पुरस्कार भी न मिल रहा हो तो वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचे। अगर आप चाहें तो मैं आज रात आपके लिए ड्रेस पहनने में बहुत खुश होंगी। ये सुनकर एवी शर्मा गया। कासेंड्रा का इशारा समझना आसान था। फिर भी वह निश्चित रूप से दिलचस्पी ले रहा था और कुछ पल सोचने के बाद उसने उसे कहा कि अगर वह ऐसा करे तो उसे खुशी होगी। दोनों ने थोड़ी देर और एक दूसरे से हल्की फुल्की बातचीत की, फिर वे कॉकपिट की ओर बढ़े और डार्टलेस को स्टॉप किया। पुरस्कार समारोह यूसन 2 पर नहीं, बल्कि यूसन प्राइम पर स्थित एलायंस पुलिस के मुख्य अड्डे पर था। शुक्र है, लाइट स्पीड ड्राइव का उपयोग करके ये केवल 15 मिनट की छोटी उड़ान थी। सिस्टम के 2 सबसे प्रमुख स्टेशन एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। क्या ये सच में आपकी पहली यात्रा होने वाली है? कैसेंड्रा ने पूछा कि एवी ने कॉलोनी में पहली बार जाने की अपनी उत्सुकता का जिक्र किया था। एवी ने कहा, मैंने इसे पहले भी देखा था जब मैं कबाड़ बीनने वाले के तौर पर अपने दूसरे जहाज से उड़ान भरता था, लेकिन मैं कभी उतरा नहीं था। मैं खर्च नहीं देना चाहता था। उस समय एवी को हर ट्रेनिंग की सख्त जरूरत थी। जिस स्टेशन पर उसका कोई काम नहीं था, वहां घूमने के लिए डॉकिंग शूट देना उसे समझ में नहीं आता था। कैसेंड्रा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, हम यूसन प्राइम यूसन 2 से थोड़ा बड़ा है और वहां ज्यादा विलासिता की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बाकी सब कुछ लगभग एक जैसा ही है। स्वाभाविक रूप से जब वह और उसका भाई पहली बार इस प्रणाली में आए तो उन्होंने सबसे बड़े और प्रमुख स्टेशन पर अपना ठिकाना बनाया। फिर भी ये थोड़ा महंगा था, इसलिए जब उन्होंने अपने जहाजों को अपग्रेड करने में काफी पैसा खर्च कर दिया तो लागत कम करने के लिए वे यूसन 2 पर चले गए। जब वे प्रकाश की गति से बाहर आए तो प्रणाली की सबसे प्रमुख कॉलोनी उनकी आंखों के सामने थी। यह एक उल्टे लट्टू के आकार की थी और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए लगातार घूम रही थी। हमें हैंगर 37 में डॉक करने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, ऑटो डॉकिंग फंक्शन सक्रिय कर रहा हूं। लैंडिंग की अनुमति मिलते ही एवी ने डार्टलेस के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को उन्हें अंदर खींचने दिया। जब जटिल युद्धाभ्यास और त्वरित निर्णयों की आवश्यकता नहीं थी तो जहाज को उड़ान भरने देना ही सबसे अच्छा था। हैंगर में उतरने के बाद वे दोनों तुरंत जहाज से बाहर निकले और उस मार्ग का अनुसरण किया जो उनके टर्मिनल ने सबसे तेज बताया था।
चलते हुए एवी उत्साह से चारों ओर देखने लगा। ये पहली बार था जब वह किसी अन्य स्टेशन पर आया था। उसने अपना पूरा जीवन या तो यूसन 2 पर या अपने जहाज पर बिताया था। हालांकि उसकी खुशी बस कुछ ही पलों तक टिकी। जैसा कि कसांड्रा ने कहा था, यूसन प्राइम यूसन 2 से काफी मिलता-जुलता था। लगता है मुझे कोई खास अंतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एवी ने उदास होकर बताया। मतलब ज्यादातर एक जैसा ही है, लेकिन कुछ अंतर तो हैं। पुरस्कार समारोह के बाद क्यों न हम किसी आयात बाजार में रुकें? वहां आमतौर पर ऐसी दुर्लभ चीजें मिलती हैं जो आम दुकानों में नहीं मिलती। शायद हम किसी रहने योग्य ग्रह से कुछ फल और सब्जियां ले आएं। शायद कुछ फार्म में पाला गया मांस भी। कसांड्रा के सुझाव से एवी का मन खुश हो गया। आमतौर पर ज्यादातर लोग फूड कैप्सूल से बना खाना खाते थे, क्योंकि यह सस्ता और जल्दी मिलने वाला होता था। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व सावधानीपूर्वक तैयार किए जाते थे और ऑटो शेफ की गुणवत्ता के आधार पर इसका स्वाद भी अच्छा होता था। इसलिए कच्चे उगाए गए खाद्य पदार्थों पर पैसे खर्च करना वाकई दुर्लभ था। फिर भी ऐसा करने में कुछ खास बात थी। एक ऑटो शेफ द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया भोजन देखने में असली जैसा लग सकता था, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता था। एवी थोड़ा और जोर से चलने लगा और रिलायंस पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचते ही दोनों ने इस बात पर चर्चा की कि वे क्या खरीदना चाहेंगे। स्टेशन की अधिकांश अन्य इमारतों की तरह ये भी किफायती सामग्रियों से निर्मित थी और इसका केवल आंतरिक भाग ही देखने लायक था। अंदर प्रवेश करते ही एवी और कसांड्रा को अपने हथियार सौंपने के लिए कहा गया और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कैन से गुजारा गया कि उनके पास कोई गुप्त या साइबरनेटिक हथियार तो नहीं है। ठीक है, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। कृपया अपने टर्मिनल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचें। सुरक्षा जांच में उनकी मदद करने वाले अधिकारी ने कहा। अंदर की ओर बढ़ते हुए वे मुख्य सभा भवन की ओर बढ़े, जिसे आज के पुरस्कार समारोह के लिए तैयार किया गया था। हालांकि रास्ते में एक दीवार से टिके हुए एक व्यक्ति कसांड्रा और एवी के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उन्हें देखा तो वह तुरंत उनके पास चला गया। कम से कम इस बार तो वह इतना आक्रामक नहीं लग रहा है, एवी ने सोचा जब उसने काइडेन को उनकी ओर आते देखा। कसांड्रा के भाई के चेहरे पर अभी भी कठोर भाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का भाव भी था। शायद अपनी छोटी बहन से इतने लंबे समय तक दूर रहने का उस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा असर पड़ा था। माफ करना, काइडेन ने बातचीत शुरू करने के लिए उचित दूरी पर आकर कहा। लेकिन एवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। अरे, मैं यहाँ माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, कैडेन ने आक्रामक स्वर में कहा। एक पल के लिए वह गुस्से में आ गया था जब एवी ने उसकी ईमानदारी की कोशिश पर उसे हैरानी से देखा। लेकिन कसांड्रा की एक तीखी नजर ने ही उसे शांत कर दिया और उसके सारे गुस्से को मिटा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी सिर्फ सॉरी कहने से? हालांकि एवी कसांड्रा के भाई से झगड़ा नहीं करना चाहता था, उस आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। एवी ने तब इस बात को जाने दिया था क्योंकि कसांड्रा ने कैडेन का बचाव करते हुए उसे बुरी तरह पीटा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके किए को माफ कर देगा। उफ, मैं इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, कैडेन ने निराशा में अपने बाल बिखेरते हुए कहा। बस साफ तौर पर रियल किस्म का था और उसमें लोगों से घुलने मिलने की अच्छी कला नहीं थी। शायद उसने ये सब काम कसांड्रा पर छोड़ दिए थे या अपने भाई को इसमें इतना बुरा देखकर कसांड्रा को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर भी इस समय वह उसकी मदद नहीं करेगी। वह शायद एवी को अपने भाई के प्रति नमी बरतने के लिए मना सकती थी, लेकिन उसे लगा कि इस बार उसका सचमुच पछतावा दिखाना जरूरी है। सही शब्द न सूझने के कारण कैडेन ने केवल अपने कार्यों से ही अपनी माफी जाहिर करने का सोचा। अपने चेहरे पर आइशिकन को छिपा न पाने के बावजूद वह घुटनों के बल बैठ गया और एवी के सामने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, कैडेन ने रुखेपन से कहा। एक बार फिर उसके सीधे साधे शब्दों ने एवी को अचंभित कर दिया और वह समझ नहीं पाया कि कैडेन का क्या मतलब है। तुमने कहा था कि तुम मेरा अनुसरण नहीं करोगे, लेकिन मुझे अपना अधीनस्थ स्वीकार करोगे। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। इस बात ने एवी को कैडेन की अब तक की सभी बातों से ज्यादा चौंका दिया। उनकी कुछ संक्षिप्त मुलाकातों से एवी समझ गया था कि कसांड्रा का भाई एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपने स्वाभिमान को त्याग कर किसी और के अधीन काम करना उसके लिए शायद बेहद मुश्किल था। मैंने तो पहले मजाक में कहा था, लेकिन अगर वह सच में इतना आगे जाने को तैयार है, एवी ने गंभीरता से विचार करते हुए सोचा। काइडेन एक प्रतिभाशाली 3 सितारा भारी का सैनिक था जिसके पास एक शक्तिशाली मध्यम श्रेणी का जहाज था। उसे अपने दल में शामिल करने से एवी की सेना मजबूत होगी और उसे कुछ ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जिनके लिए बड़े जहाजों की आवश्यकता होती है। कसांड्रा की ओर देखते हुए एवी ने उसके चेहरे के भावों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर भी उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अगर वह सच में अपने भाई के उनके साथ जुड़ने के खिलाफ होती तो वह जरूर कुछ कहती। यकीनन वह चाहती होगी कि वे सब मिलजुल कर रहें। आखिर काइडेन उसका भाई था। ठीक है, मैं तुम्हें अपने अधीनस्थ के रूप में शामिल होने देता हूँ। अब जमीन से उठो, तुम हंगामा कर रही हो। एवी ने पास से गुजर रहे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा जो उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। जल्दी से कैडेन उठ खड़ा हुआ और अपने दांत पीसने लगा। शायद वह अपनी शर्मिंदगी और हताशा को जाहिर कर रहा था। अब क्या तुम्हें कसांड्रा से भी माफी नहीं मांगनी चाहिए? एवी ने सख्ती से कहा। जब कैडेन ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी तो उसने न केवल एवी का बल्कि अपनी बहन का भी अपमान किया था। असल में वह इसलिए भड़क उठा था क्योंकि वह एवी के साथ रहने के उसके फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे पहले ही माफी मांग ली है, कैडेन ने कुछ दबी आवाज में जवाब दिया। जाहिर है उसने अपनी बहन को पहले ही कई संदेश भेजकर अपना पछतावा जाहिर किया था और उसे सुलह करने की कोशिश की थी। ये सच है, लेकिन मैं तुमसे आमने-सामने बैठकर सुनना चाहूंगी कि तुमने जो लिखा है वह क्या है? तुम्हारे बर्ताव से मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती? और उन संदेशों को मत भूलो जो तुमने मुझे पहले भेजे थे जिनमें तुमने एवी की बुराई की थी। कसांड्रा की आवाज ठंडी थी और कैडेन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने भेजे गए कई माफीनामे सुनाने पड़े और भी बहुत कुछ। शायद यह उसके जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। ऐसा केवल उसकी गुस्सैल बहन ही कर सकती थी। बेशक वे दोनों काइडेन को हमेशा के लिए गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। उन्हें एक पुरस्कार समारोह में जाना था और देर होना ठीक नहीं था। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 68 पुरस्कार समारोह। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। कैडेन से मामला सुलझने के बाद एवी और ओएस भाई बहन रिलायंस पुलिस पुरस्कार समारोह के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। प्रवेश द्वार पर कई अधिकारी निमंत्रण पत्रों की जांच कर रहे थे और लोगों को उनकी सीटों तक ले जा रहे थे। जब एवी ने सत्यापन के लिए अपना टर्मिनल सौंपा तो अकादमी से निकले हुए युवा अधिकारी ने एवी की पहचान की पुष्टि होते ही आंखें फाड़ ली। फिर वह सीधा खड़ा हो गया और एकदम अकड़ गया, मानो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसे नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ लिया हो। कृपया मेरे पीछे आइए महोदय, मैं आपको और आपके मेहमानों को आपकी सीटों तक ले चलता हूँ, उस युवक ने कहा। अरे, मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है। अनदेखा किए जाने से क्रोधित कैडेन ने अधिकारी को आवाज दी और उसे घूरकर देखा। युवक ने तेजी से लेकिन बिना किसी रुचि के कैडेन के निमंत्रण पत्र को स्कैन किया और उसे भाड़े के सैनिकों के लिए आरक्षित सामान्य सीटिंग की ओर निर्देशित किया। हालांकि जब एवी ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो अधिकारी ने घबराकर उसे रोक दिया। सर एस्टेलिया, हमने आपके और आपके क्रू मेंबर के लिए एक सीट तय कर रखी है, कृपया मेरे साथ आइए। कंधे उठाते हुए एवी उस युवक के पीछे चल पड़ा। वह समझता था कि उसकी उपलब्धियां यहाँ मौजूद सभी भाड़े के सैनिकों से कहीं बेहतर थी, इसलिए उसे विशेष सम्मान मिलना स्वाभाविक था। फिर भी उसे हॉल के बिल्कुल आगे, जहां रिलायंस पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी बैठे थे, इस तरह बुलाए जाने की उम्मीद नहीं थी। वहां कमांडर और कप्तान सभी कतार में बैठे थे और उसे यकीन था कि बीचों बीच खाली कुर्सी डिप्टी चीफ के लिए थी। लीजिए सर, अपनी सीट पर बैठते हुए एवी ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। इस तरह के समारोह उच्च पदस्थ भाड़े के सैनिक होने का हिस्सा थे और उसे यहाँ की आदत डालनी होगी। उसकी उपलब्धियां जितनी अधिक होंगी उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, हमारे आसपास कोई और भाड़े का सैनिक नहीं है, एवी ने इधर-उधर देखते हुए सोचा। वे रिलायंस पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से घिरे हुए थे। बाकी सभी भाड़े के सैनिक कमरे के लगभग दूसरे कोने में बैठे थे। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। तभी गहरे लाल रंग की त्वचा और सिर से निकले 2 लंबे सींगों वाला एक विशालकाय आदमी अंदर आया और उसे उसी जगह लाया गया जहां एवी और कसांड्रा थे। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वही भाड़े का सैनिक था, रिलायंस पुलिस का सदस्य नहीं। क्या तुम इसे पहचानती हो? एवी ने कसांड्रा से पूछा। बहुत से ज्यादा समय से भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर रही थी और यूसन सिस्टम में अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल कर चुकी थी। इलाके में सक्रिय अन्य भाड़े के सैनिकों के बारे में वह एवी से कहीं ज्यादा जानती थी। नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। फिर भी कसांड्रा को भी नहीं पता था कि वह कौन है। फिर भी यह आसानी से पता चल रहा था कि वह न केवल बलवान था बल्कि कुशल भी था। उसका आत्मविश्वास ऐसा था मानो वह सचमुच काबिल लोगों में ही हो। अगर कसांड्रा उसे नहीं पहचानती लेकिन उसे हमारी तरह आगे लाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूं। एवी ने ऊर्जा जीवों के साथ हुई लड़ाई को याद करते हुए सोचा।
वहां एक और प्रमुख भाड़े का सैनिक था जिसने वास्तव में खुद को साबित किया था। कोई ऐसा जो युजन सिस्टम का नियमित सैनिक नहीं था बल्कि अभी आया था। 4 सितारा भाड़े का सैनिक एजरा, जिस छोटे यान को बहु उड़ाता था, उसका नाम स्पेक्टर था और अगर एवी भाग्यशाली न होता और रानी ऊर्जा जी को न मार पाता तो शायद उस मिशन के लिए सर्वोच्च सम्मान उसी को मिलता। वह इतना बेदाग था। ये समझ में आता है कि उन्होंने उसे भी सम्मान की सीट पर बिठाया है। उसके कौशल और साहस के बिना पहली टुकड़ी और चौथी टुकड़ी के बचे हुए सैनिक शायद पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। एवी ने पीछे से मोर्चा संभाला था, लेकिन जब ऊर्जा जीवों का उन पर हमला होने वाला था, तब एजरा ने ही उनके बीच से रास्ता बनाया था। उसके बिना हालात और भी बदतर हो सकते थे। एजरा की मौजूदगी ने एवी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये पुरस्कार समारोह ही उसके रैंक में अचानक 4 सितारा पदोन्नति का ही कारण था। अगर वह अभी भी निचले रैंक का भाड़े का सैनिक होता और उसे एजरा से भी बड़ा पुरस्कार मिलता तो ये बात संदिग्ध लगती। बेशक यह एवी का सिर्फ अनुमान था। पर्दे के पीछे क्या राजनीति चल रही थी और लोगों के फैसलों को कौन प्रभावित कर रही थी, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। वह तुम्हें परख रहा है, कसांड्रा ने एवी के कान में फुसफुसाया। आने के बाद से ही एजरा एवी पर नजर रखे हुए था, मानो उसकी अहमियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब मुझे भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। उसकी कुशलता वाकई काबिल तारीफ है और जिस जहाज को वह चला रहा है वह निसंदेह खास तौर पर बनाया गया है और उसमें उच्च गुणवत्ता के उपकरण और हथियार लगे हैं। एवी को एलायंस में जहाज निर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले ज्यादातर आम मॉडलों की जानकारी थी क्योंकि वह कबाड़ इकट्ठा करने का काम करता था, लेकिन एजरा के जहाज के बारे में उसने जो जानकारी दर्ज की थी वह किसी भी जानी पहचानी चीज से मेल नहीं खाती थी। इसका मतलब था कि उसका जहाज शायद अपनी तरह का अनोखा था या एलायंस के बाहर बनाया गया था। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि समारोह के बाद मौका मिल जाएगा। तुम दोनों 4 सितारा हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझसे पेशेवर तौर पर बात करने की कोशिश कर सकते हो। सिर हिलाते हुए एवी को लगा कि यह अच्छा विचार है। उसे इतने कुशल व्यक्ति से जान पहचान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही एजरा में कुछ जाना पहचाना सा था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था और जिसकी तह तक जाना चाहता था। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डिप्टी चीफ आखिरकार आ गए थे और कमरे के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर बने मंच पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। इस कमरे में मौजूद हर बहादुर पुरुष और महिला ने हाल ही में इस व्यवस्था पर आए क्या दोनों संकटों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है। इसलिए आप सभी को यहाँ आपके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा किया गया है। एलायंस पुलिस आपके प्रयासों के लिए हमेशा आभारी रहेगी और हालांकि यह एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि आप सभी को आपकी बहादुरी के लिए पुरस्कार प्रदान करें। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 69 पुरस्कार समारोह 2, नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। समारोह के उद्घाटन भाषण के बाद डिप्टी चीफ पोडियम से उठकर अन्य उच्च पदस्थ एलायंस पुलिस अधिकारियों से घिरी कुर्सी पर बैठ गए। फिर एक अन्य अधिकारी ने उनकी जगह ली और कमरे के सामने लगे बड़े होलो प्रोजेक्टर को चलाकर अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं के हमले का एक छोटा मॉडल प्रदर्शित किया। ओह, तो यह है पूरी लड़ाई। एवी ने घटना को दोबारा देखते हुए सोचा। ज्यादातर दृश्य वास्तविक घटनाओं से तेज गति से दिखाए जा रहे थे, लेकिन जब भी समारोह में सम्मानित किए जा रहे किसी अधिकारी या भाड़े के सैनिक ने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की होती तो घोषक उसे धीमा कर देता और मानचित्र को बढ़ाकर के उस पर जोर देता। एवी को आश्चर्य हुआ कि उसे एक से अधिक बार सुर्खियों में लाया गया, ठीक 3 बार। पहली बार शुरुआती हमले के दौरान जब वह अकेले ही आगे बढ़ा और कई छोटे समुद्री डाकुओं और 4 मध्यम आकार के जहाजों को नष्ट कर दिया। उसके बाद उसकी टुकड़ी की ओर बढ़ते हुए समुद्री डाकुओं के झुंड से उसकी लड़ाई और प्रचंडता को बचाने का दृश्य था। और अंत में और सबसे उल्लेखनीय बात, जब उसने समुद्री डाकुओं की अतिरिक्त टुकड़ियों पर हमला किया और जहाजों की पिछली पंक्ति पर एक फिजिकल दागा। उसकी पहली और दूसरी उपलब्धियों पर बस कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तीसरी उपलब्धि पर दबी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या वह आदमी पागल है? एक छोटे से जहाज से इतने सारे बड़े और मध्यम आकार के जहाजों पर सीधा हमला। अगर वे पीछे भी हट रहे होते तो भी ये लगभग आत्महत्या ही होती। उसे फेजिक टॉर्पीडो मिला कहां से? ये चीजें बहुत महंगी होती हैं और इन्हें खरीदने के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह बच गया। क्या वह कोई राक्षस है? जो लोग एवी के इस प्रभावशाली कारनामे से पूरी तरह परिचित नहीं थे, वे सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे और समारोह का नेतृत्व कर रहे अधिकारी को सभी को शांत रहने के लिए कहना पड़ा। शांति बहाल होने के बाद नक्शा तेजी से बदलकर एक और युद्ध क्षेत्र दिखाने लगा। इस बार ये प्रांत प्रणाली और ऊर्जा जीवों के खिलाफ लड़ाई को प्रदर्शित कर रहा था। इस घटना में लगभग 200 प्रतिभागी थे, इसलिए मुख्य भूमिका निभाने वालों को अधिक समय दिया गया। स्वाभाविक रूप से एलायंस पुलिस के साथ शीर्ष पायलटों पर विशेष ध्यान दिया गया। वे ही नेता और अधिकारी थे जिन्होंने भाड़े के सैनिकों को अनुशासन में रखा था। वे कप्तान इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने त्वरित और प्रभावी आदेश दिए और स्थिति को देखते हुए हमें कम से कम नुकसान के साथ उस लड़ाई से बाहर निकाला। एवी ने सोचा जब उसके दस्ते के नेता की उपलब्धियों की घोषणा की जा रही थी। बेशक कई भाड़े के सैनिकों ने भी गौरवशाली क्षण प्राप्त किए थे, लेकिन अधिकांश ध्यान उसी पर और एजरा पर था। उन दोनों ने इतनी शानदार लड़ाई लड़ी थी कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि जब नक्शे पर दूसरे भाड़े के सैनिक के अधिकारी बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहे थे और सबका ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था, तब भी आप उन्हें पृष्ठभूमि में ऊर्जा जीवों को सबसे तेजी से नष्ट करते हुए देख सकते थे। हालांकि ध्यान स्वाभाविक रूप से तब भटक गया जब एवी को रानी ऊर्जा जीव ने निगल लिया। इस समय दर्शकों में उदासी छा गई क्योंकि जो लोग इस घटना से अनजान थे उन्हें लगा था कि समुद्री डाकुओं के हमले और ऊर्जा जीव की घटना दोनों में अपनी बहादुरी साबित कर चुका यह भाड़े का सैनिक निश्चित रूप से मारा गया होगा। फिर भी जब एवी ने उस शक्तिशाली अंतरिक्ष राक्षस को मार गिराया और जिंदा लौटाया तो उनका समा स्पष्ट था। सचमुच यह एक चमत्कार था। रानी ऊर्जा जीव द्वारा पूरी तरह निगल लिए जाने पर सबसे शक्तिशाली उपलब्धि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लगता है तुम न केवल प्रदर्शन में बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी आकर्षण का केंद्र बन गए हो। कसांड्रा ने एवी के कान में फुसफुसाया। प्रमुख स्थान पर बैठे होने के कारण एलायंस पुलिस अधिकारी और भाड़े के सैनिक लगातार एवी की ओर देख रहे थे, जबकि कुछ लोग विश्वास से उसे घूर रहे थे, मानो वह कोई रहस्यमय जीव हो जिसका अस्तित्व ही न होना चाहिए था। अधिकांश लोग उसे सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ निगाहें मैत्रीपूर्ण नहीं थी। ईर्ष्या, शत्रुता और लालच जैसी नकारात्मक भावनाएं उसकी ओर उमड़ रही थी। कम से कम ऐसा करने वाले संख्या में कम ही थे। दोनों लड़ाइयों का पूरा प्रदर्शन हो जाने और असाधारण कौशल और वीरता दिखाने वालों की उपलब्धियों को उजागर किए जाने के बाद पुरस्कार देने का समय आ गया था। स्वाभाविक रूप से पुरस्कार कम प्रतिष्ठित पुरस्कारों से शुरू हुए और धीरे-धीरे बढ़ते गए। सबसे पहले मून क्रॉस ऑफ मेरिट दिया गया। ये पुरस्कार उन लोगों के लिए था जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी क्षमता साबित की और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कोई साधारण उपलब्धि तो हासिल नहीं की थी, लेकिन वे निरंतर बने रहे और औसत से ऊपर की क्षमता प्रदर्शित की। उपस्थित अधिकांश भाड़े के सैनिकों को बड़ी संख्या में समुद्री डाकुओं या ऊर्जा जीवों को नष्ट करने के लिए यह पुरस्कार मिला। लगता नहीं कैडिन को बुलाया जाएगा, उसने इन सभी से बेहतर प्रदर्शन किया था, एवी ने सोचा। इसके बाद इसी तरह के कुछ और पुरस्कार दिए गए, फिर अगले स्तर के पुरस्कार दिए गए। इस बार कैडिन की बारी थी। उसे समुद्री डाकुओं से बहादुरी से लड़ने और अपने साथी भाड़े के सैनिकों की रक्षा करने के लिए ग्रैंड वीटा क्रॉस नामक पुरस्कार मिला। पहले दिए गए निचले पुरस्कारों के विपरीत, जिनसे केवल प्रतिष्ठा में थोड़ी वृद्धि होती थी, इस पुरस्कार के साथ आर्थिक पुरस्कार भी था। कैडिन को 2 लाख क्रेडिट मिलेंगे और एलायंस पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा जारी नौकरियों में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ये भले ही मामूली बात लगे, लेकिन एक भाड़े के सैनिक के लिए उसकी शोहरत बेहद अहम थी। इस पुरस्कार के साथ कैडिन पर भविष्य में ज्यादा भरोसा किया जाएगा और उसे ज्यादा रकम की पेशकश की जाएगी। ऐसे पुरस्कारों के साथ और बिना ऐसे पुरस्कारों के एक 3 सितारा भाड़े के सैनिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ा, पुरस्कारों का स्तर बढ़ता गया और पुरस्कार पाने वालों की संख्या तेजी से घटती गई। आखिर में केवल एजरा और एवी ही बचे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से किसी को बुलाया जाता, डिप्टी चीफ अपनी सीट से उठे और फिर से मंच के सामने अपनी जगह ले ली। उन दोनों को बस स्वयं पुरस्कार प्रदान करने वाले थे। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 70 पुरस्कार समारोह 3, नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। आज हमारे साथ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्य सभी से कहीं अधिक साहस और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पहले 4 सितारा भाड़े के सैनिक कैप्टन एजरा हमारे छोटे से ग्रह पर पहुंचते ही उन्होंने ऊर्जा जीवों को नष्ट करने के आह्वान को स्वीकार किया, इससे पहले कि वे हमारे घर के लिए खतरा बन सकें। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने साथी भाड़े के सैनिकों और मिशन का नेतृत्व कर रहे एलायंस पुलिस पायलटों की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। उनकी अनुपस्थिति में पहले और चौथे दस्ते के कई सदस्य मारे जाते और शायद पूरी लड़ाई ही हार जाते। उपप्रमुख इकला ने लगभग 1 मिनट तक एजरा की प्रशंसा की। 4 सितारा भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से इस सम्मान के पात्र थे और जिन लोगों को उन्होंने बचाया था वे गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। वे इस बात से बेहद खुश थे कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया था उसे वह सम्मान मिल रहा था जिसके वह हकदार थे। अपना भाषण समाप्त करने के बाद उपप्रमुख इकला ने एजरा को मंच पर बुलाया और पहले से तैयार किया गया एक अलंकृत बक्सा निकाला। युद्ध में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए एलायंस पुलिस के उपप्रमुख के रूप में मैं आपको वीरता का रूबी स्टार प्रदान करता हूं। बॉक्स से चमकता हुआ बैज जो रोशनी पड़ने पर शानदार लाल रंग का हो रहा था, निकालते हुए उपप्रमुख इकला ने स्थिर हाथों से एजरा के कोट पर पुरस्कार लगा दिया।
तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी क्योंकि 4 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय सैनिक या अलायंस पुलिस अधिकारी को मिलने वाला छठा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। स्टार पुरस्कार प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था क्योंकि ऐसे सम्मान प्राप्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में इतनी भीषण लड़ाइयां बहुत कम होती थी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल का होना भी जरूरी था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह जल्दी 5 सितारा बन जाए। हो सकता है कि उसकी पदोन्नति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही हो और इसे केवल इसलिए टाला गया हो ताकि मुझे कम रैंक पर रहते हुए उच्च पुरस्कार मिलना सामान्य लगे। एवी ने सोचा, ये जानते हुए कि रूबी स्टार वास्तव में कितना प्रभावशाली था। केवल कुछ दर्जन जीवित व्यक्ति ही थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। इसे प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग इस प्रक्रिया में मारे गए। इसके साथ ही 3 मिलियन ट्रेनिंग का चौंका देने वाला इनाम और जीवन भर के लिए 80,000 ट्रेनिंग का वार्षिक भत्ता भी मिला। एक उच्च पदस्थ भारतीय सैनिक के लिए रकम शायद बहुत ज्यादा न हो, लेकिन आराम से जीवन बिताने और फिर कभी काम न करने के लिए काफी थी। ये जरा को रूबी स्टार मिलने पर एवी ने अनुमान लगाया कि उसे अगला पुरस्कार डायमंड स्टार मिलने की संभावना है। उससे ऊपर के 4 पुरस्कार वास्तव में अपने आप में अद्वितीय थे और एवी को लगा कि उन्हें पाना संभव होगा। वे केवल उन व्यक्तियों को दिए जाते थे जिन्हें गठबंधन के सच्चे चैंपियन के रूप में मान्यता प्राप्त होती थी। उन्होंने बेशक कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन भारतीय सैनिक के रूप में उनका कार्यकाल इस समय केवल 1 महीने का ही था। ग्रामीण गठबंधन में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार उन सच्चे योद्धाओं को दिए जाते थे जिन्होंने अनेक युद्धों में बार-बार उत्कृष्टता हासिल की थी। फिर भी एवी अपनी उपलब्धियों को कम करके आंक रहा था, जैसा कि उसे जल्द ही पता चलने वाला था। अंततः हमें वह मिल गया है जिसने न केवल समुद्री डाकुओं के सफाई में बल्कि ऊर्जा जीवों के खिलाफ लड़ाई में भी युद्ध का रूप बदल दिया। उपप्रमुख इकला ने कहा और अपना और सबका ध्यान एवी की ओर मोड़ दिया। उसने न केवल किसी भी भारतीय सैनिक की तुलना में सबसे अधिक समुद्री डाकुओं का सफाया किया, बल्कि उसने समुद्री डाकुओं को भागने में मदद करने वाली बाहरी सेना के एक बड़े हिस्से को भी रोक दिया। इस साहसी कारनामे के कारण कई बड़े और मध्यम आकार के जहाज नष्ट हो गए और हम उन घुसपैठियों के ठिकाने और संबद्धता से संबंधित बहुमूल्य डेटा प्राप्त करने में सक्षम हुए। पहले ही दिखाए जाने के बावजूद डिप्टी चीफ इकला ने फिर से होलो में दिखाया और उस क्षण को प्रदर्शित किया जब एवी ने तेजी से हमला किया और समुद्री डाकुओं की सेना के एक बड़े हिस्से को पीछे हटने से रोक दिया। इसे फिर से देखकर एवी को एहसास हुआ कि वह शायद थोड़ा ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। एक गलत कदम और यहां तक कि डांटलेस भी नष्ट हो सकता था। फिर भी उसने जोखिम उठाया था और वह सफल रहा, जिससे उसे इस समारोह में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। बेशक समुद्री डाकुओं का हमला उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में से केवल पहली लड़ाई थी। ऊर्जा जीव का संहार कई मायनों में दोनों में से अधिक भयावह था। 200 से कम छोटे जहाजों के लिए कोई बैकअप नहीं था जो इस अभियान पर निकले थे। मिशन गलती की गुंजाइश न के बराबर। कुछ लोगों को ये शुरू में आत्मघाती मिशन जैसा लगा होगा। कैप्टन एजरा की तरह कैप्टन एवी ने भी अपने साथियों की रक्षा करने और दुश्मन जीवों के खतरे को खत्म करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी टुकड़ी और चौथी टुकड़ी के बचे हुए सदस्यों की रक्षा की जिन्हें भारी नुकसान हुआ था और ऊर्जा जीवों के घेरे से बचने के लिए उनके पीछे मोर्चा संभाला। हालांकि ऐसा करने में वह रानी के द्वारा निकल लिए गए। ऐसा कुछ जो आमतौर पर किसी भी पायलट के लिए अंत होता, लेकिन कैप्टन एवी न केवल बच गए बल्कि राक्षस को पराजित किया और अकेले ही युद्ध का रुख मोड़ दिया। इसलिए मुझे उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करने का सम्मान प्राप्त है। पोडियम से एक और बॉक्स निकालते हुए डिप्टी चीफ ने एवी को मंच पर आने और इसे लेने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, एवी इकला की घोषणा करने से पहले ही अंदर क्या था देख पाए। ये सही नहीं हो सकता। जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास न कर पाने के कारण एवी अकड़ गए और बड़ी-बड़ी आंखों से डिप्टी चीफ इकला को घूरने लगे। यूसन प्रणाली में आतंक मचा रहे समुद्री डाकुओं पर छापे और ऊर्जा जीवों के विरुद्ध लड़ाई में आपकी उपलब्धियों को देखते हुए एलायंस पुलिस के प्रमुख के रूप में मैं आपको एलायंस सिल्वर क्रॉस ऑफ हीरोइज्म प्रदान करता हूं। आपके कार्यों से लाखों नहीं तो सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली और यह आपको सम्मानित करने के लिए हमारी ओर से न्यूनतम पेशकश है। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 71 पुरस्कार समारोह 4 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। क्या ये सच है? एवी ने सोचा जब डिप्टी चीफ इकला ने उसे मिल रहे पुरस्कार को उसके कोट पर पिन किया। एलायंस क्रॉस ऑफ हीरोइज्म ग्रामीण एलायंस के भीतर सैन्य उपलब्धियों के लिए मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान था। ये कांस्य से प्लेटिनम तक होते थे, जिससे एवी को मिल रहा सिल्वर क्रॉस किसी भी भारतीय सैनिक को मिलने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार था। यह मूल रूप से उसे एलायंस के नायक के रूप में दर्शाता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आम जनता को भयानक खतरे से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। और यद्यपि एवी ने ऐसा किया होगा, उसके इरादे कभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे। वह बस फिर भी परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता था, खासकर ऊर्जा जीवों के मामले में। अगर उसने प्रधान सिस्टम की जांच और रानी को खत्म न किया होता तो स्थिति बेकाबू हो सकती थी और एक बड़ी आपदा में बदल सकती थी। यूसोन सिस्टम नष्ट हो सकता था और संभवतः कई और सिस्टम भी। इससे पहले कि ग्रामीण एलायंस ऊर्जा जीवों को हराने में सक्षम बच जुटा पाता, रानी चाहे वह किशोर हो या नहीं इतना बड़ा खतरा थी। 7 मिलियन ट्रेनिंग, 7 मिलियन ट्रेनिंग। उसे मिलने वाले पुरस्कार के साथ मिलने वाला भारी इनाम लगातार एवी के दिमाग में घूम रहा था। बेशक ये बड़ी रकम सिल्वर क्रॉस ऑफ हीरोइज्म के फायदों का सिर्फ एक हिस्सा थी। उसे 2.5 लाख ट्रेनिंग का वार्षिक वजीफा भी मिलेगा। ये काफी था, बशर्ते कोई खर्च में ज्यादा फिजूल खर्ची न करे तो वह आराम से जीवन बिता सकता था। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी थी, जैसे कि एलायंस पुलिस से विशेष व्यवहार और वेतन, साथ ही एलायंस सुविधाओं तक पहुंच, जिसमें बात पोर्टल भी शामिल थे। ऐसी सुविधा जिसका इस्तेमाल एक आम नागरिक कभी नहीं कर सकता था। बेशक चूंकि उसे अभी एक हीरो का दर्जा दिया गया था, इसलिए भविष्य में उसे बड़ी उम्मीदें होंगी। एवी, मैंने बैज लगा दिया है, डिप्टी चीफ इकला ने धीरे से कहा, क्योंकि एवी काफी देर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। दर्शकों की भीड़ के सामने खुद को सुंदर महसूस करते हुए एवी ने अपनी स्तब्धता को संभाला और इकला को सलामी दी, जो इस तरह के समारोह की परंपरा का हिस्सा थी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपने हृदय के सामने रखा और फिर अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी को पकड़ा। इसे गठबंधन की आधिकारिक सलामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि यह ग्रामीण गठबंधन के आधिकारिक प्रतीक से काफी मिलती जुलती आकृति बनाती थी। इसके बाद एवी अपनी सीट पर लौट आया और प्रमुख इकला ने समारोह समाप्त करने से पहले कुछ समापन भाषण दिए। समारोह समाप्त होने के बाद उच्च पदस्थ अधिकारी सबसे पहले चले गए। उनके जाने के बाद भारत के सैनिक और निचले दर्जे के अधिकारी धीरे-धीरे बाहर निकलने लगे या आपस में बातचीत करने लगे। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा रोमांच हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। एवी ने अपने कोट पर लगे अलंकृत बैज से खेलते हुए कहा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलकर योजना के अनुसार आयात की दुकान पर चलते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो शायद तुम्हें रोक लिया जाएगा। कसांद्रा ने एवी की ओर आने के इच्छुक लोगों की भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। उनमें से किसी ने भी अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई थी और सभी इंतजार कर रहे थे कि कोई पहले आकर देखे कि एवी की क्या प्रतिक्रिया होती है। दुर्भाग्य से जैसे ही एवी और कसांद्रा ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, एक भारत का सैनिक उनके रास्ते में खड़ा हो गया। वह लंबा और गठीला आदमी था, जिसके छोटे गहरे भूरे बाल थे और हाथों और चेहरे पर कुछ निशान थे। साफ था कि उसने काफी लड़ाई लड़ी थी। एवी को तुरंत याद आया कि वह भी काइडेन की तरह मध्यम स्तर का पुरस्कार पाने वाले भारतीय सैनिकों में से एक था। हालांकि उसकी उपलब्धियां शायद कसांद्रा के भाई से थोड़ी कम थीं। ये भी ध्यान देने योग्य था कि समारोह के दौरान एवी को घूरने वाले कुछ लोगों में से वह भी एक था। तुमने फिजिक टॉर्पीडो हासिल करने के लिए कौन सी चाल चली और क्वीन एनर्जी लाइफ फॉर्म से बचने के लिए तुमने क्या किया? ये तो मुमकिन ही नहीं होना चाहिए। तुमने जरूर किसी तरह बाकी सभी के सेंसरों को धोखा दिया होगा और अपने डेटा में छेड़छाड़ की होगी। उस आदमी ने आरोप लगाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से एवी की उपलब्धियों और उसे मिले सम्मानों से ईर्ष्या करता था। वह खुद को यकीन दिला रहा था कि इस नौसिखिए ने ये कारनामे सिर्फ किसी तरह की धोखाधड़ी से ही किए होंगे। बेशक अगर एवी ने सच में ऐसा कुछ किया होता तो एलायंस पुलिस उसे कभी सम्मानित ही नहीं करती। सिल्वर क्रॉस ऑफ हीरोज देना तो दूर की बात है। एवी के बगल में खड़ी कसांद्रा उस सभ्य भारतीय सैनिक को घूर रही थी और उसे खड़ी खोटी सुनाने वाली थी कि तभी अचानक किसी ने उसे पहले ही बोल दिया। न तो मेरे पास और न ही उसके पास तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए समय है। यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें हटा दूं। पहले से ही गुस्से में वह आदमी चिल्लाने के लिए तैयार था जिसने उसे रोका था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसके ऊपर एजरा मंडरा रहा था, लगभग 2.5 मीटर लंबा और किसी भी इंसान से कहीं अधिक भारी भरकम 4 सितारा भारी का सैनिक अपनी उपस्थिति मात्र से ही उस उद्दंड भारी के सैनिक को चुप कराने के लिए काफी था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और उसका गुस्से वाला भाव में बदल गया। एवी को परेशान करने वाला आदमी धीरे-धीरे पीछे हटता गया जब तक कि वह उसकी पहुंच से बाहर नहीं हो गया। फिर वह मुड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। इसके लिए धन्यवाद। मुझे तो लगने लगा था कि उसे छुटकारा पाने के लिए मुझे हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। एवी ने कहा, मामला आसानी से सुलझ जाने पर वह आभारी थी। उस जैसे अनाड़ी और हारे हुए व्यक्ति का आपके सामने कोई मुकाबला नहीं था। आखिर मेरे चाचा ने आपकी बहुत तारीफ की थी। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 72 चुनौती नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैसे ही एजरा ने चाचा कहा, एवी के चेहरे पर पहचान के भाव आ गए। उसे लगा था कि उसका साथी 4 सितारा भाड़ी का सैनिक किसी न किसी तरह से जाना पहचाना है और अब सब कुछ समझ में आ गया। शक्ल सूरत में कोई बहुत ज्यादा समानता नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं जरूर थी जो उससे मिलती जुलती थी।
इसलिए तो उसके जहाज चलाने का तरीका और उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व समझ में आता है। इन मामलों में वह अपने चाचा जैसा ही है। एवी ने इजरा को ध्यान से देखते हुए सोचा। बेशक एक बात थी जिसने उसे उत्सुक कर दिया था। वो आधा इंसान और आधा बहन था, जबकि उसका भतीजा पूरी तरह से बहन वंश का था। बहन बड़े आकार के मानवाकार प्राणियों की एक प्रजाति थी, जिनकी त्वचा का रंग आमतौर पर हल्के नारंगी से लेकर गहरे लाल रंग तक होता था। उनके माथे से सीधे सींग निकले होते थे, जो इजरा में काफी स्पष्ट थे। एक प्रजाति के रूप में वे अपनी ताकत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे और उनमें से बहुत से लोग ऐसे पेशे चुनते थे जहां वे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर सकें। अच्छा, तो आप उसके भतीजे होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके चाचा ने ही मुझे भाड़ी का सैनिक बनना सिखाया है और मैं उनकी शिक्षाओं के लिए सचमुच आभारी हूं। एवी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हालांकि उसके हाथ इजरा के हाथों की तुलना में एक बच्चे जैसे लग रहे थे, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और सौहार्दपूर्वक हाथ मिलाया। हाँ, आपके उड़ने के अंदाज में मेरे चाचा की शैली देखना लगभग अचूक था। मुझे भी कुछ साल पहले उन्हीं से प्रशिक्षण मिला था, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आपने क्या-क्या झेला होगा। इजरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा लगता है कि एवी पहला व्यक्ति नहीं था जिसे उस द्वारा दी जाने वाली उन कठिन परीक्षाओं से गुजारा गया था। हालांकि जो भी इसमें डटे रहते थे, उनके लिए परिणाम बहुत ही सार्थक होते थे। हालांकि इजरा शुरू में दोस्ताना लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। उस भाड़ी के सैनिक को डराकर भगाने के समय से भी ज्यादा। अब औपचारिक बातें खत्म हो चुकी हैं, तो अब वो समय आ गया है जब मैं वो काम करूं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं। इजरा ने आंखों में तीखी चमक लिए कहा, मेरा इरादा तुम्हें अपने चाचा के अधीन एक कनिष्ठ के रूप में भर्ती करने का था, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ नहीं जुड़ोगे। तुम मेरी उम्मीद से कहीं अधिक सक्षम हो, इसलिए मैं एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखता हूं। इजरा के यहाँ आने की असली वजह बताते ही एवी के चेहरे पर एक पल के लिए अचंभित भाव छा गया। पहले तो उसने सोचा था कि वे बस अपने साझा अनुभवों के बारे में बात करेंगे और शायद साथ में ड्रिंक करने बाहर जाएंगे। लेकिन वह गलत था। इजरा यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया था, वह अपने साथ काम करने के लिए एक सक्षम अधीनस्थ की तलाश में था। बेशक एवी भी लगभग वैसा ही था। कसांड्रा और काइलिन दोनों उसके साथ जुड़ गए थे और वह भविष्य में अपने छोटे समूह को एक शक्तिशाली ताकत में बदलने की योजना बना रहा था। ऐसा लगता था कि इजरा की भी यही महत्वाकांक्षा थी। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं और इस बात की सराहना करता हूं कि हमने एक ही गुरु से सीखा है, लेकिन मेरा किसी और का अनुसरण करने का कोई इरादा नहीं है। इजरा के बोलने से पहले ही एवी ने साफ मना कर दिया। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है, इसीलिए मैं प्रतियोगिता का प्रस्ताव रख रहा था। हम तय करेंगे कि हम में से कौन नेता बनने के लिए अधिक सक्षम है। अगर आप जीते हैं तो मैं खुशी-खुशी आपका अनुसरण करूंगा। हालांकि मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि अगर मैं विजयी हुआ तो क्या होगा। ये सुनकर एवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इजरा को युद्ध में केवल एक बार देखा था, लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि वह कितना कुशल भाड़ी का सैनिक था। उसे अपने अधीन रखना एक बड़ा लाभ होगा। उस समय एवी के पास एक 4 सितारा और 2 3 सितारा भाड़ी के सैनिक होंगे। उनके पास 3 जहाज होंगे और एक छोटा लेकिन विशिष्ट दस्ता होंगे। फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। एवी ने अपने मन को शांत रखते हुए सोचा। उसे बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन सब कुछ खोना भी था। फिर भी इससे पहले कि वह इजरा को फिर से मना कर पाता, उस चालाक अनुभवी भाड़ी के सैनिक ने एवी के लिए सौदे को और भी आकर्षक बना दिया और अब मना करना उसके लिए कहीं अधिक महंगा साबित हो रहा था। अब जब मैं इस पर और विचार करता हूं, तो हम भले ही एक ही पद पर हों, लेकिन तुम्हें अभी वीरता का रजत क्रॉस मिला है। मेरे अनुभव और रूबी स्टार के बावजूद मेरा मानना है कि तुम मुझसे कहीं अधिक प्रभावशाली स्थिति में हो। इसलिए अगर तुम जीते हो तो मैं न केवल तुम्हारा अधीनस्थ बनूंगा, बल्कि अपनी वर्तमान संपत्ति का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। मुझे अभी मिले पुरस्कार के साथ मिली धनराशि को मिलाकर मेरी कुल संपत्ति लगभग 17 मिलियन क्रेन है और अगर मैं जीता हूं तो भी तुम्हें बस मेरे साथ जुड़ना होगा। इजरा ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि उनकी बातचीत को देख रहे उत्सुक दर्शक भी उसे सुन सकते थे। तुरंत ही एवी समझ गया कि इजरा क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपनी चुनौती को सार्वजनिक करके कई भाड़ी के सैनिकों और गठबंधन पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में पता चल गया था। एवी के सामने जीत के इतने अनुकूल हालात थे कि अगर वह इनकार करता तो क्या लगता। एक भाड़ी के सैनिक की प्रतिष्ठा मायने रखती थी और भले ही प्रतियोगिता में भाग न लेने से उसे ज्यादा नुकसान न होता, फिर भी एवी नहीं चाहता था कि इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद उसे नीचा समझा जाए। मुझे बस जीतना है, एवी ने दृढ़ निश्चय से इजरा को घूरते हुए सोचा। देखने में तो वह छोटा और महत्वहीन लग रहा था। इजरा उससे लगभग 70 सेंटीमीटर लंबा था और उसकी मजबूत मांसपेशियां देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी अंगूर की तरह कुचल सकता है। फिर भी एक सफल भाड़ी का सैनिक होना आकार पर निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा होता तो एवी कभी भी उन उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाता जिनके कारण उसे सिल्वर क्रॉस मिला था। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। मेरा मानना है कि यह जहाज से जहाज की लड़ाई होगी। एवी की सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर इजरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये प्रतियोगिता का एक हिस्सा है जिसे मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं, लेकिन पूरा नहीं। हालांकि हम ज्यादातर समय अपने जहाजों के भीतर से लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब यह संभव नहीं होता। भाड़ी के सैनिक होने के और भी पहलू हैं और हम देखेंगे कि हम में से कौन वास्तव में ज्यादा सक्षम है। न पे ओ की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, ल पे ओ की मात्रा, हिस्ट्री। चैप्टर 73 प्रिपेयरिंग नेम पार्ट 2 बिकमिंग द ग्रेटेस्ट स्पेस मर्सनरी ऑथर मेगक। जो टर्न ऑफ रीसेट। एवी, क्या तुम्हें यकीन है कि उस बात पर सहमत होना सही फैसला था? कसांड्रा ने अपने जहाज की ओर लौटते हुए पूछा। जैसा कि उन्होंने पहले योजना बनाई थी, आयात बाजार जाने के बजाय वे दोनों सीधे डाकलिस जहाज पर वापस जा रहे थे ताकि आगे की योजना बना सकें। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि मना करना एक गलती होती। अगर कोई और होता तो मैं उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इजरा के साथ ऐसा नहीं हो सकता और खासकर जिस तरह से उसने चुनौती को सबके सामने रखा। एवी ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। आखिरकार वह इजरा की शर्तों पर सहमत हो गया और ये देखने के लिए प्रतियोगिता स्वीकार कर ली कि उनमें से बेहतर भाड़ी का सैनिक कौन है। फिर जो भी हारेगा वह दूसरे का अधीनस्थ बन जाएगा। एवी समझ गया था कि उसका प्रतिद्वंदी पूरी तरह गंभीर था, लेकिन उसे नीचा भी नहीं दिखा रहा था। ये बराबरी का प्रस्ताव था जिसने एवी को इसे स्वीकार करने के लिए और भी प्रेरित किया। वे सचमुच एक जैसे हैं, हालांकि इजरा शायद अपने चाचा से थोड़ा ज्यादा विनम्र है। अगर उस होता तो वह बिना कुछ बताए ही सड़कों पर अंतरिक्ष में एवी पर हमला कर देता, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात में हुआ था। इसलिए एक तरह से राहत की बात ये थी कि इजरा इतना आक्रामक नहीं था। फिर भी मुझे ये तय करना होगा कि कौन से कौशल चुने हैं। एवी ने अपने टर्मिनल पर नजर डालते हुए सोचा। जहाज से जहाज की लड़ाई के अलावा इजरा ने एवी को अन्य कौशलों की एक सूची दी थी जो एक भाड़ी के सैनिक के पास होने चाहिए और उसे उनमें से 2 और कौशल चुने थे जिनमें वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। इनमें निशानेबाजी से लेकर भाड़ी के सैनिकों से संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान शामिल था। स्वाभाविक रूप से युद्ध क्षमता इस काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, इसलिए इजरा ने इस बात पर जोर दिया था कि उसे कम से कम एक और युद्ध से संबंधित चुनौती चुननी होगी। बेशक एवी को शायद ही विश्वास था कि सूचना के मामले में उसके पास उस व्यक्ति के सामने कोई मौका होगा जो उसे कहीं अधिक समय से भाड़ी का सैनिक रहा है। उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीजों का एक संक्षिप्त प्रशिक्षण ही था। उन्होंने ज्यादातर प्रशिक्षण ही किया था। मुझे बस इतना यकीन है कि मैं तभी जीत सकता हूं जब हम अपने जहाजों में लड़ेंगे। बाकी क्षेत्रों में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अनुभव की कमी को आसानी से पूरा कर पाऊंगा। एवी 2 हफ्ते बाद होने वाले इजरा के साथ अपने मुकाबले के बारे में सोचता रहा, तभी वह कसांड्रा डाकलिस पर वापस आ गए। ठीक है, मैंने इसे खोल लिया है। डाकलिस के कॉकपिट में कसांड्रा ने जहाज के मुख्य कंप्यूटर को खोला और ऊर्जा जीवों के साथ हुई लड़ाई के दौरान उनके सेंसर द्वारा सहेजे गए डेटा को दिखाया। अगर एवी को इजरा को हराना था तो उसे तैयारी करनी होगी और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये पता लगाना था कि उसका साथी भाड़ी का सैनिक और उसका शिष्य कैसे लड़ता है। घटना के दौरान उसने कुछ देर के लिए इजरा की क्षमताओं को देखा था, लेकिन ये किसी विस्तृत विश्लेषण से बहुत दूर था। सौभाग्य से साथ में लड़ाई के दौरान उसने अपने प्रतिद्वंदी के जहाज के बारे में काफी जानकारी जुटा ली थी। हालांकि इजरा के मामले में भी यही सच था। कम से कम मैं उस समय अलायंस पुलिस द्वारा उधार दिए गए मिसाइल पॉड्स और ईएमपी ब्लास्टर का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए अगर उसे मेरे प्लाज्मा लॉन्चर और ऑटो ट्रेक के बारे में पता भी हो तो भी उसके पास सटीक जानकारी नहीं होनी चाहिए। कसांड्रा की मदद से एवी ने इजरा के यान से मुकाबला करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया और साथ ही यह भी तय किया कि अन्य घटनाओं में से किसे चुना जाए। अंत में एवी के पास वास्तव में केवल 2 ही विकल्प बचे थे। उसके साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान मुख्य ध्यान व्यक्तिगत लेजर हथियारों को चलाना सीखने, व्यवहारिक युद्ध और जहाजों के बीच लड़ाई पर था। इसका मतलब था कि एवी ने इजरा को इन श्रेणियों में चुनौती देने की योजना बनाई थी। उसने भी उससे ठीक वैसे ही सीखा है जैसे तुमने, और उसे अभ्यास करने और वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय मिला है। डाकलिस शायद उसके मौजूदा यान से थोड़ा बेहतर है, इसलिए उसकी उच्च विशिष्टताएं कौशल में किसी भी अंतर की भरपाई कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें बाकी 2 प्रतियोगिताओं में भी बढ़त हासिल करनी होगी। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे निष्पक्ष मुकाबले या निशानेबाजी की परीक्षा में हरा पाओगे। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके जैसा कोई मुझे भी बुरी तरह हरा देगा। कसांड्रा ने कहा, यह मानते हुए कि एवी कितनी मुश्किल में था।
खैर हमारे पास अभ्यास करने और कुछ योजना बनाने के लिए 2 सप्ताह हैं। मैं उसके दिए नरक से बच गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं कम से कम अच्छी कर तो दे ही सकता हूँ। वह मुझ पर एक असली राक्षस की तरह टूट पड़ा था और मुझे तेजी से प्रतिक्रिया करना सीखना पड़ा, वरना मैं बुरी तरह पिट जाता। एवी ने कहा, उसकी आंखों में एक उदास भाव था क्योंकि उसे अपने गुरु के साथ हुए कुछ शुरुआती अभ्यास याद आ रहे थे। वो उससे ज्यादा तेज और ताकतवर था और यह बात आज भी सच थी। कई सफल भाड़े के सैनिकों ने अपने शरीर के लिए बायोनिक और साइबरनेटिक संवर्धन खरीदे थे, लेकिन एवी को अभी तक ऐसा करने का समय नहीं मिला था। उसने कड़ी ट्रेनिंग की थी, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य इंसान था। कसेंड्रा, क्या तुम हमारे लिए मर्सेनरी एसोसिएशन में कुछ ट्रेनिंग रूम आरक्षित कर सकती हो? मुझे अपनी लेजर पिस्टल से अभ्यास करना है और शायद कुछ अन्य हथियार भी सीखने हैं। साथ ही अपने भाई से संपर्क करो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ नकली लड़ाई लड़ो। एवी, मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। कसेंड्रा अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई, क्योंकि वह एवी को बताना चाहती थी कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जब उसने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक देखी, तो वह जान गई कि उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी सारी झिझक छोड़नी होगी। भले ही इसका मतलब अभ्यास द्वंद्व में अपने भाई के साथ मिलकर उसे बुरी तरह हराना ही क्यों न हो। अगले 2 हफ्तों के लिए दोनों के बीच सब कुछ तय हो जाने के बाद एवी ने अपने टर्मिनल पर ऐसे उपकरण खोजना शुरू किया जो उसे आवश्यक बढ़त दिला सके। अरे शायद ये तरीका काम कर जाए। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 74, पहली चुनौती। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग, लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी के लिए 2 हफ्ते पलक झपकते ही बीत गए। उसने जागते हुए लगभग हर पल कसेंड्रा और काइडेन के साथ ट्रेनिंग में या इजरा पर बढ़त हासिल करने की रणनीतियों पर काम करते हुए बिताया। ये बेहद कठिन काम था। कई बार तो उसे लगा कि यह उसके अधीन प्रशिक्षण के दौरान झेली गई कठिनाइयों से भी बदतर था। काइडेन को एवी से लड़ने और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका पाकर बेहद खुशी हुई। हालांकि उन्होंने एक तरह से अपने मतभेद भुला दिए थे, लेकिन जब कासेंड्रा ने एवी का साथ देने का फैसला किया, तो एवी ने काइडेन के इकलौते परिवार और सबसे करीबी दोस्त को उससे छीन लिया था। सौभाग्य से काइडेन के उनके साथ जुड़ने से उनकी अधिकांश समस्याएं हल हो गईं। उसने अपनी बहन के साथ एवी के रिश्ते को अनिच्छा सही मंजूरी दे दी थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि यूसन प्राइम में ऐसी सुविधा होगी। एवी ने अपने टर्मिनल पर दिए निर्देशों का पालन करते हुए उस स्थान का पता लगाया जहां इजरा ने उसे भेजा था और खुद को एक विशाल प्रशिक्षण केंद्र के सामने खड़ा पाया। ये कॉलोनी में स्थित भाड़ी के सैनिकों के संगठन की शाखा के किसी भी भवन से कहीं अधिक विशाल था और इसमें युद्ध प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुछ सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद थी। जाहिर है, ये निजी स्वामित्व में है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर गठबंधन पुलिस करती है। बेशक कुछ भाड़ी के सैनिक भी इसका फायदा उठाते हैं, जैसे कि हम आज उठा रहे हैं। कसांड्रा ने अपने टैबलेट पर जल्दी से खोजी गई जानकारी पढ़ते हुए कहा। काइडेन चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तेवर थे। फिर भी एवी पहले से ही जानता था कि काइडेन उसका साथ दे रहा है। कल रात जब उन्होंने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी की थी, तब वह थोड़ा ज्यादा पी गया था और उसने एवी के सामने अपने दिल की बात कह दी थी। एक गहरी सांस लेकर एवी ने खुद को शांत किया और इमारत में आगे बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि इजरा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एक नजर में ही पता चल गया कि उसने जो कपड़े पहने थे वे हल्के, टिकाऊ और युद्ध के लिए बने थे। सच कहूं तो 2 हफ्तों बाद उसे फिर से देखकर इजरा की ताकत का एहसास और भी पुख्ता हो गया। वह किसी नॉवल के ऐसे किरदार की हूबहू नकल लग रहा था जो किसी सेना में घुसकर बिना किसी चोट के लगता हुआ आगे बढ़ सकता है। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा एवी। मुझे लगता है कि तुमने अपना सारा सामान मंगवा लिया होगा, इजरा ने कहा। हाँ, कसांड्रा ने मेरे लिए सारा सामान मंगवा लिया है। वह इमारत के किसी गोदाम में रखा होगा। चूंकि वे दोनों अपनी निशानेबाजी और युद्ध कौशल का परीक्षण करने वाले थे, इसलिए इतना सारा सामान उनके लिए अकेले ढोना बहुत मुश्किल था। शुक्र है, कॉलोनी के सामान परिवहन नेटवर्क की मदद से उनकी जरूरत का सारा सामान आसानी से इमारत तक पहुंचाया जा सका और उन्हें वहां पहुंचाया गया। और आज तुम्हारे साथ कोई और भी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसा सौभाग्य मिला है, इजरा ने काइडेन की ओर देखते हुए कहा। जवाब में कैडेन ने इजरा को घूरकर देखा। वह स्वाभाविक रूप से 4 सितारा भाड़ी के सैनिक से थोड़ा नाराज था, क्योंकि एवी को उसकी अचानक चुनौती ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक उसी समय जब उसने एवी का अधीनस्थ बनने का वादा किया था। अब संभावना थी कि अगर एवी हार जाता है तो उसे इजरा के अधीन काम करना पड़ सकता है। ये कैडेन है, ये कसांड्रा का भाई है और मेरी टीम का सदस्य है। एवी ने परिचय कराते हुए कहा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि कैडेन का कोई इरादा नहीं था। खैर, वह काफी सक्षम लगता है। अगर वह मेरे जीतने के बाद हमारे साथ आता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे सब कुछ पहले से तय हो चुका है? कैडेन गुर्राया। क्योंकि जो लोग असफलता की कोई भी संभावना देखते हैं, वे उसे किसी न किसी बिंदु पर साकार करने के लिए बाध्य होते हैं। जब तक मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा, तब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा मन और शरीर नहीं गंवाएगा। इजरा ने कैडेन की शत्रुता का शांत भाव से जवाब दिया और कैडेन के पास इजरा के कहे ज्ञानवर्धक शब्दों के विरुद्ध कहने के लिए कुछ खास नहीं था। बेशक वह एवी को नीचा नहीं दिखा रहा था, ये तो बस उसका जीवन दर्शन था जिसके अनुसार वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता था। मुझे नहीं लगता कि मैं हार सकता हूं, तो चलिए देखते हैं कि हम दोनों में से वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कौन है, एवी ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर इजरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह एवी, कसांड्रा और कैडेन को उस सुविधा की ओर ले गया जो उसने इस प्रतियोगिता के लिए तैयार की थी। इस दिन के लिए उसने एक पूरी मंजिल किराए पर ली थी जिसमें एक विशाल संवर्धित वास्तविकता और प्रशिक्षण सुविधा थी। ये कमरा सजीव दिखने वाले लक्ष्य और दुश्मन उत्पन्न करने में सक्षम था जो उनके द्वारा पहले किए जाने वाले शूटिंग चैलेंज के लिए एकदम सही था। ये निश्चित रूप से भाड़ी के सैनिकों के संगठन के प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद उपकरणों से कहीं अधिक उन्नत है। एवी ने कमरे में मौजूद उपकरणों को देखने के लिए विज़र पहनते हुए मन ही मन सोचा। ये तो स्वाभाविक ही है, इस सुविधा केंद्र में नवीनतम तकनीक है, जबकि संस्था की शाखाएं आमतौर पर 3 से 4 पीढ़ियों पुराने बचे हुए मॉडल ही खरीदती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके उपकरण खराब हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि काम शुरू होने पर आपको फर्क पता चल जाएगा। ये स्पष्टीकरण देने के बाद इजरा ने दीवार के दूसरी तरफ लगे एक पैनल को खोला और उसमें अपना एक्सेस कोड डाला। लगभग आधे मिनट बाद दीवार में लगा एक पैनल खुल गया और अंदर 2 विशाल लेजर पिस्तौलें थीं। मुझे नहीं लगता कि मैं इनमें से एक को दोनों हाथों से पकड़ पाऊंगा, दोनों हाथों से चलाना तो दूर की बात है। इजरा के हथियारों को देखकर एवी ने सोचा। उसकी बंदूकों को फैन कैनन कहना एक सटीक तुलना थी। उनमें से प्रत्येक को इजरा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और यह स्पष्ट था कि उनके पास एक हाथ से इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए अविश्वसनीय मारक क्षमता थी। पीछे न रहने की होड़ में एवी ने अपने हथियार वापस मंगाने का अनुरोध भेजा। कुछ ही पलों में उसके सामने का पैनल खुल गया और उसमें से 3 नई बंदूकें निकलीं। ये सभी बेहतरीन बंदूकें थीं जिन्हें एवी ने हाल ही में इस प्रतियोगिता के लिए खरीदा था। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 75, पहली चुनौती 2। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग, लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। अरे वाह, ये तो डार्किंग इंडस्ट्रीज के हैं, वो भी ग्रेविटॉन सीरीज के। इजरा ने एवी के हथियारों को देखकर प्रभावित होते हुए कहा। उसके पास एक लेजर पिस्टल, एक लेजर राइफल और एक शक्तिशाली निजी लेजर तोप थी। हर एक पर चमकदार जेट ब्लैक प्लेटिंग थी जो उन्हें सचमुच थोड़ा भयावह रूप दे रही थी। फिर भी प्रदर्शन की बात करें तो ये एवी के अब तक के सबसे बेहतरीन हथियार थे। इन सब के लिए मुझे 2,90,000 ट्रेनिंग खर्च करने पड़े, लेकिन ये कीमत वसूल हो गई। एवी ने तीनों तोपों को लैस करते हुए सोचा। पहले इस्तेमाल की जा रही सस्ती लेजर पिस्टल की तुलना में अब उसके पास जो पिस्तौल थी वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कारगर थी। ज्यादा शक्तिशाली धमाके करने में सक्षम होने के बावजूद ये थोड़ी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करती थी। अपनी ज्यादा मारक क्षमता और उच्च दर से मार करने की क्षमता के साथ यह हर तरह से एक बेहतर उत्पाद था। फिर उसकी लेजर राइफल थी, ये लगभग 85 सेंटीमीटर लंबी थी और इसमें लंबी दूरी के निशाने लगाने में मदद के लिए उच्च प्रदर्शन वाला स्कोप लगा था। सिंगल शॉट और रैपिड फायर दोनों में सक्षम, ये कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि अपनी उच्चतम तीव्रता और सबसे तेज फायरिंग दर पर ग्रेविटॉन सीरीज लेजर राइफल अपने एनर्जी पैक को खतरनाक रूप से जल्दी खत्म कर सकती थी। अंत में उसकी लेजर तोप, सच कहें तो लगभग 1.5 मीटर लंबी होने के कारण ये थोड़ी भारी थी, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के हिसाब से इसकी मारक क्षमता अविश्वसनीय थी। ये लगभग उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी एवी के पुराने जहाज में मौजूद पल्स लेजर, और हालांकि वह हथियार जहाजों के अन्य हथियारों की तुलना में काफी कमजोर था, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए बने छोटे आकार में इतनी अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता होना वाकई प्रभावशाली था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है? इजरा ने लेजर तोप को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। बेशक इसमें बहुत शक्ति थी, लेकिन ये बड़ी थी और इसे चलाना मुश्किल होगा। आपने कहा था कि हमारे लक्ष्य आकार और मजबूती में भिन्न होंगे और हमें अलग-अलग प्रकार के भूभाग से गुजरना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर स्थिति से निपटने में सक्षम हथियार रखना सबसे अच्छा रहेगा। क्या आपको यकीन है कि आपकी बंदूकें काफी होंगी? हालांकि इजरा की लेजर पिस्तौलें बड़ी और खास तौर पर बनाई गई थी, एवी को संदेह था कि उनमें उसकी लेजर राइफल की मारक क्षमता का 70% से अधिक हो सकता है। इतने बड़े हथियारों के साथ अनुकूलन की एक सीमा ही होती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों के पास अपने कुछ खास तरीके हैं, इजरा ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके बाद वह और एवी ट्रेनिंग रूम के अलग-अलग हिस्सों में चले गए, जिन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। असली कोर्स शुरू करने से पहले दोनों को एआर इंटरफेस से परिचित होने के लिए 30 मिनट तक अभ्यास करना था।
ये निश्चित रूप से भारत के सैनिकों के संगठन में मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके से कहीं ज्यादा वास्तविक है। प्रतिक्रिया का समय भी थोड़ा तेज है, हालांकि बस कुछ सेकंड के अंश का ही अंतर है। एवी ने अपनी लेजर पिस्टल का ट्रिगर दबाते हुए सोचा। एक पल बाद उसने देखा कि उसके विजय के दृश्य में दिखाई देने वाले आभासी लक्ष्य में एक छेद हो गया। फिर उसके निशाने और दक्षता के आधार पर उसे ग्रेड देने वाला एक विस्तृत स्कोर दिखाई दिया। वह और इजरा एक ही प्रोग्राम को एक साथ चलाने वाले थे और यह कई कारकों के आधार पर उनका मूल्यांकन करने वाला था, जैसे कि क्लियर टाइम, सटीकता और लिया गया नुकसान, क्योंकि उनके सभी लक्ष्य निष्क्रिय नहीं होंगे और जवाबी फायरिंग करने में सक्षम होंगे। कुछ अभ्यास सत्र पूरे करने के बाद एवी ने कसेंड्रा और काइडेन के साथ एक निजी लाउंज में आराम किया। तो सब कैसा रहा? क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम उस लेजर तोप का इस्तेमाल कर पाओगे? एवी के ठंडे पानी की बोतल देखते ही कसेंड्रा ने पूछा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण रोधी उपकरण और प्रणोदन उपकरण बढ़िया काम कर रहे हैं। दौड़ते भागते और तीखे मोड़ लेते समय भी आसानी से मेरा साथ दे रहा था। जब तक मुझे बहुत तंग जगहों में नहीं जाना पड़ता, मुझे कोई समस्या नहीं लगती। एवी का मौजूदा सेटअप ये था कि उसकी लेजर पिस्तौल कमर पर होल्स्टर में थी और लेजर राइफल उसकी पीठ पर बंधी हुई थी। जाहिर है, इससे उसके तीसरे हथियार को आराम से रखने की जगह नहीं बचती थी, इसलिए उसे हवा में तैरने के लिए सेट किया गया था और बहुत सी गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाता था। इस तरह जब भी उसे इसकी भारी मारक क्षमता का इस्तेमाल करना होता, वह बस पीछे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता था। कुछ चिंताएं भी थी, किसी भी रुकावट से यह गिर सकता था और एवी की गति भी सीमित थी। फिर भी अपनी सामान्य शारीरिक क्षमताओं के साथ ये बिना किसी परेशानी के उसका साथ दे सकता था। अगर उसके पास कोई साइबरनेटिक या बायोनिक संवर्धन होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। मुझे अभी लगता है कि तुम इसे अपने साथ लाकर पागल बन कर रहे हो। बिना शील्ड जनरेटर या आती घनी परावर्तक प्लेटिंग वाली कोई भी चीज तुम्हारी लेजर राइफल से बच नहीं पाएगी। ये लगभग हर चीज के लिए जरूरत से ज्यादा है, कैडी ने अपनी आलोचनात्मक राय देते हुए कहा। और वह बिल्कुल सही था। अगर एवी किसी व्यक्ति पर अपनी लेजर तोप चलाता, तो वह न केवल मर जाता बल्कि पूरी तरह से भाग बनकर उड़ जाता। ये भारी बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ या दुश्मन के ढांचों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर भी एवी को उम्मीद थी कि एजरा द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम केवल निशानेबाजी का अभ्यास नहीं होगा। अगर ऐसा होता, तो रूपरेखा में दुश्मनों की अलग-अलग सहनशक्ति का उल्लेख कभी नहीं होता। लेजर तोप का इस्तेमाल करने के ज्यादा मौके शायद नहीं मिलते, लेकिन एवी ने एहतियात के तौर पर उसे अपने पास रखना चाहा। लगता है ब्रेक का समय खत्म हो गया है। अपने टर्मिनल पर अलार्म बजते ही एवी उठा और प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ा। एजरा के साथ प्रतियोगिता का पहला दौर शुरू करने का समय आ गया था। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 76 गोलीबारी। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी ने देखा कि उसके विजय पर उल्टी गिनती 10 से शुरू होकर 0 की ओर बढ़ने लगी। अभ्यास का समय समाप्त हो चुका था और असली कार्यक्रम शुरू होने वाला था। मैंने जितनी तैयारी कर सकता था उतनी कर ली है, अब बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बाकी है। एवी ने सोचा। उसकी नई लेजर पिस्तौल उसके हाथों में थी और किसी भी क्षण फायर करने के लिए तैयार थी। जल्द ही उल्टी गिनती समाप्त हो गई और सिमुलेशन द्वारा बनाए गए पहले एआर लक्ष्य दिखाई दिए। तुरंत ही एवी की दृष्टि में एक दर्जन स्थिर रिंग लक्ष्य दिखाई दिए। कार्यक्रम का पहला भाग निशाने की एक साधारण परीक्षा होने वाली थी। उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के दौरान और कैसेंड्रा और काइडेन के साथ पिछले 2 हफ्तों के गहन प्रशिक्षण के दौरान एवी ने अपनी फुर्ती को निखारा था। उसने अपनी बंदूक उठाई और लक्ष्य पर गोली चला दी। उसकी बंदूक के मुंह से लाल रोशनी की चमक निकली और अदृश्य गति से तैरते हुए रिंगों की ओर उड़ गई। धमाकों की तीव्रता को न्यूनतम स्तर पर ला दिया गया था और अब उनसे छोटे कीड़ों को शायद ही कोई नुकसान होता, लेकिन इस प्रशिक्षण वातावरण के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य था, क्योंकि यहाँ हर बार को पूरी शक्ति से दागा गया था। अन्यथा दीवारों में पिघलकर छेद हो जाते। लगभग परफेक्ट स्कोर। मुझे लगता है कि यह तो होना ही था, क्योंकि यह तो वार्म अप स्टेज जैसा था। एवी ने अपने विजन में स्कोर देखकर सोचा। हर लक्ष्य पर उसने केवल एक ही शॉट फायर किया था और एक को छोड़कर बाकी सभी के बीच बीच निशाना लगाया था। 8वें लक्ष्य पर वह लगभग आधा सेंटीमीटर चूक गया था, जो एक ही हिट में रिंग को नष्ट करने के लिए स्वीकार्य था, लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट शॉट नहीं था। जाहिर है, स्थिर लक्ष्यों पर फायरिंग करना इतना आसान नहीं रहने वाला था। पहला राउंड पूरा होने के लगभग 30 सेकंड बाद एक दर्जन और लक्ष्य दिखाई दिए। वे सभी एक निश्चित पैटर्न में तेजी से घूम रहे थे। कुछ क्षणों के लिए एवी ने फायर करने से पहले नए लक्ष्यों की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फिर से उन्हें गिराने के लिए उसे अपनी लेजर पिस्टल से केवल एक ही ब्लास्ट की आवश्यकता थी। इस बार उसने पूरे अंक हासिल किए और हर एक को ठीक बीचों बीच निशाना बनाया। पहले सेट के दौरान मुझे अपने निशाने पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। अगर तेज चलने से मेरा निशाना चूक जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं। खुद को एकाग्र रखते हुए, लेकिन ज्यादा घबराए बिना एवी अगले लक्ष्यों के प्रकट होने का इंतजार करता रहा। इस बार चुनौती ज्यादा गंभीर थी। अचानक ही 39 छल्ले उसके चारों ओर आ गए थे और तेजी से और अप्रत्याशित तरीके से आगे बढ़ रहे थे। पिछली बार की तुलना में ये कठिनाई काफी बढ़ गई थी। फिर भी एवी शांत रहा और उसने निशाना साधा। इस बार वह एक जगह स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि लक्ष्य उसके चारों ओर थे और अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में उड़ रहे थे। इस तथ्य के अलावा कि वे पलटवार नहीं कर रहे थे, उसे उस द्वारा कराए गए ड्रोन हमले के सिमुलेशन की याद आ गई। इनमें से कुछ दूसरों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत हैं। एवी ने अपने लेजर पिस्टल से जिस लक्ष्य पर ठीक बीचों बीच निशाना साधा था, वह केवल थोड़ा सा फटा था, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह परिवर्तनशील मजबूती का पहला चरण था। सौभाग्य से मजबूत लक्ष्यों और सामान्य लक्ष्यों के बीच एक मामूली अंतर था। इसलिए जब भी एवी को कोई ऐसा लक्ष्य मिलता जो उसके लेजर पिस्टल के शॉट से बच सकता था, तो वह तुरंत अपनी लेजर राइफल निकालता और बिना किसी प्रतिरोध के उसे उड़ा देता। जैसे ही तैरते हुए छल्लों का आखिरी टुकड़ा नष्ट हुआ, एवी के कान में एक बज बजा, जो अंत का संकेत था। लगता है इस बार मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिला है। एवी ने अपने शरीर से तनाव मुक्त करते हुए गहरी सांस ली। हालांकि ये समय न केवल उसके ठीक होने के लिए था, बल्कि कमरे को फिर से व्यवस्थित होने का मौका देने के लिए भी था। अब तक वह पूरी तरह से खुले मैदान में लक्ष्यों पर निशाना साध रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदलने वाला था। अलग-अलग आकार के खंभे जमीन से बाहर निकले हुए थे और उन खंभों के साथ लगे पैनल को इस तरह व्यवस्थित करने लगे थे कि संरचनाएं इमारतों जैसी दिखने लगी। चुनौती का अगला हिस्सा एक नकली शहरी वातावरण में होने वाला था। 128, वाह, लगता है यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। उसके विजय डिस्प्ले के कोने में बचे हुए लक्ष्यों की संख्या दिखाई दे रही थी, जिन्हें उसे ढूंढना था। कुछ इमारतों के अंदर छिपे थे, जबकि कुछ उनके बाहर हवा में तैर रहे थे। यह मिशन कहीं अधिक समय लेने वाला था और इसके लिए थोड़ी अधिक योजना और भाग्य की आवश्यकता थी। अपने टर्मिनल और विजन में लगे सेंसर का उपयोग करके एवी ने उस रास्ते का नक्शा बनाया जो उसे लगता था कि कोर्स के माध्यम से सबसे अच्छा होगा। वह पहले ही कुछ लक्ष्यों का पता लगाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उनमें से लगभग 70% अभी भी अनदेखे थे। संभवतः बस स्थिर था या नकली इमारतों के अंदर गश्त लगा रहा था। एक हाथ में लेजर राइफल और दूसरे हाथ में लेजर पिस्टल लिए एवी दौड़ते हुए कोर्स से गुजरा और जितनी जल्दी और सटीक रूप से हो सके लक्ष्यों को नष्ट करने लगा। पहली इमारत में घुसे ही उसकी नजर गलियारे के कोने से मुड़ते हुए एक लक्ष्य पर पड़ी। ये देखकर एवी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई, क्योंकि अगर वह थोड़ा और जल्दी पहुंच जाता तो उसे पीछा करने की जरूरत के बिना ही दूर से ही उसे उड़ा सकता था। कुछ मिनट बाद उसने इमारत को खाली कर दिया और सबसे ऊपरी मंजिल पर बने सुविधाजनक स्थान से अपनी लेजर राइफल से बाहरी लक्ष्य पर निशाना साध रहा था। स्कोप और उसके एमएसएस की बदौलत एवी लगभग बिना किसी चूक के हर लक्ष्य को सटीक रूप से भेद पा रहा था। यहाँ से बस यही एक लक्ष्य बचा है, अब अगली इमारत में जाने का समय है। एवी ने सोचा और अपने पीछे तैर रही लेजर को पकड़कर खिड़की से कूद गया। हालांकि उसके भारी हथियार का प्रणोदन उपकरण, जो उसे तैरने और उसका पीछा करने में सक्षम बनाता था, उसे हवा में बनाए रखने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसने उसकी गति को इतना धीमा कर दिया कि लैंडिंग नाम हो गई। इस पैंतरेबाजी ने निश्चित रूप से उपकरण पर कुछ अनावश्यक दबाव डाला, लेकिन चूंकि उसकी गति के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा था, इसलिए वह समय बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 77 गोलीबारी 2, नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी ने पहला शहरी सिमुलेशन प्रोग्राम खत्म करने के कुछ ही समय बाद अगले प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी। आसान तैरते हुए रिंग टारगेट अब बीते दिनों की बात होने वाले थे। उसे आगे ऐसे दुश्मनों से लड़ना था जो पलटवार कर सकते थे। ठीक है, लगता है वर्चुअल पर्सनल शील्ड जनरेटर ठीक से काम कर रहा है। अगले राउंड से एवी के चारों ओर एक शील्ड होगी जो दुश्मन की गोलीबारी को झेल सकती है। उसने इस प्रतियोगिता के लिए एक पर्सनल शील्ड जनरेटर खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन प्रोग्राम में पहले से मौजूद मॉडलों से बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला कोई जनरेटर उसे नहीं मिल पाया। चूंकि भविष्य में उसे निश्चित रूप से कुछ और मजबूत चाहिए होगा, इसलिए उसे ऐसी चीज खरीदने का कोई कारण नहीं दिखा जिसे वह बाद में बदलने की योजना बना रहा था। शुरुआत में 10 बैटल बॉट, लगता नहीं उनके पास ज्यादा मारक क्षमता है, लेकिन अगर मेरी शील्ड एक निश्चित मात्रा में कम हो जाती है तो मेरे स्कोर से अंक कट जाएंगे। एवी ने एक इमारत में छिपकर अपने विरोधियों को देखते हुए बताया। फिलहाल वे सभी उसकी तलाश में इलाके में गश्त कर रहे थे। वे ज्यादा तेज नहीं थे और उनमें से हर एक अलग-अलग हो गया था, इसलिए घात लगाकर हमला करने और एक-एक करके उन्हें नष्ट करने के लिए वे एकदम सही थे। जब एक रोबोट उस इमारत के पास से गुजरा जिसमें एवी था, तो वह कूदकर बाहर आया और उस पर नजदीकी से अपनी लेजर पिस्तौल से गोली चलाई। उसका कंट्रोल सेंटर नष्ट हो गया, वर्चुअल बैटल बॉट गिर पड़ा और चलना बंद कर दिया।
स्वाभाविक रूप से बाकी 9 रोबोट से जुड़े हुए थे और तुरंत अपने साथी को नष्ट करने वाले अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन की ओर बढ़ने लगे। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अपनी बंदूक सीधी ऊपर की ओर करके एवी ने 3 गोलियां चलाईं और फिर एक इमारत की ओर दौड़ा और अंदर घुस गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन क्वालिटी में पढ़ने के लिए गूगल पर नोटिफाइड नेटिव वेबसाइट खोजें। उसकी जबरदस्त गोलीबारी की बदौलत जो बैटल बॉट पहले से ही अपने नष्ट हुए साथियों की जांच करने के लिए रास्ते में थे, वे सभी एक जगह इकट्ठा हो गए ताकि बेहतर मार्ग क्षमता से अपने लक्ष्य को मार गिरा सकें। उनके पास सबसे स्मार्ट आइकन नहीं है ना? निशाना साधते हुए एवी ने सोचा। पहली बार वह अपनी निजी लेजर तोप का इस्तेमाल कर रहा था। एक-एक करके दुश्मनों को मार गिराना सरासर अतिशयोक्ति होती, लेकिन जब वे सब एक साथ जमा थे, तो वह उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकता था। ट्रिगर दबाते ही तोप के मुंह से एक विशाल हरी किरण निकली और रोबोटों की ओर युद्ध क्षेत्र में तेजी से बढ़ गई। एक पल बाद एक तेज रोशनी चमकी और एवी के लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो गए। बेशक इमारतें सुरक्षित थी क्योंकि हथियार को प्रशिक्षण स्तर पर सेट किया गया था, लेकिन अगर इसे पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया जाता तो आसपास की इमारतें भी गिर जाती। हाँ, शायद उन चीजों के लिए इतना करना जरूरत से ज्यादा था। शायद मैंने इसे आजमाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। एवी ने अपने विजय के कोने में अपना स्कोर देखते हुए सोचा। उसने अच्छा प्रदर्शन किया था क्योंकि उसने स्टेज को जल्दी और कुछ ही शॉट्स में पार कर लिया था, लेकिन प्रोग्राम इतना उन्नत था कि उसके हथियारों से होने वाले नुकसान के लिए भी अंक काट लेता था। शुक्र है कि नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे आगे इस चुनौती के इस पहलू का ध्यान रखना होगा। दुश्मनों की अगली लहर जल्दी आ गई और एवी उन्हें खत्म करने में जुट गया। अगले 2 राउंड में उसका सामना साधारण बैटल बॉट्स की बढ़ती संख्या से हुआ। उनमें से हर एक के पास केवल एक कमजोर हथियार था और उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी सुस्त थीं। हालांकि इन आसान प्रोग्रामों को हराने के बाद हालात एकदम बदल गए। जल्द ही उसका सामना ज्यादा उन्नत बैटल बॉट्स के एक दस्ते से हुआ जिनके पास एक हल्का सैन्य वाहन भी था। मुझे नहीं पता कि एजरा को इतना व्यापक प्रोग्राम कहां से मिला, लेकिन यह वाकई किसी की भी परीक्षा लेता है। एक भाड़े के सैनिक को इस तरह की लड़ाई अक्सर देखने को नहीं मिलती। एवी ने दुश्मनों की मौजूदा लहर को खत्म करने की रणनीति बनाते हुए सोचा। अपने खुद के जहाज वाले भाड़े के सैनिक के रूप में उसकी अधिकांश लड़ाइयां स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष में होती थीं। उसके जैसे व्यक्ति के लिए धरती या उपनिवेशों में लड़ाई बहुत कम होती थी। हालांकि तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। अप्रत्याशित घटना कब घटित हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं था। एवी ने एक बार फिर घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाई, लेकिन इस बार दुश्मन थोड़े ज्यादा चालाक थे। वह 2 को मार गिराने में कामयाब रहा, लेकिन उन्होंने अपनी भारी सेना का इस्तेमाल करते हुए उसे घेर लिया। वह एक इमारत में छिप गया और मौका मिलते ही उन पर गोलियां चलाता रहा। आखिरकार वे उसे पकड़ने के लिए अंदर घुस आए, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। कोनों में छिपकर इंतजार करना, छत से चिपककर खुद को बचाना और हर तरह से खुद को बचाने के लिए हर संभव रणनीति अपनाना एवी के लिए संभव था। उसे छुपकर हमला करने या गंदी लड़ाई लड़ने में कोई हिचक नहीं थी। फिर भी वह दुश्मन की गोलीबारी से पूरी तरह बच नहीं पाया था और उसकी ढालें अपनी अधिकतम शक्ति के लगभग 2 तिहाई तक कम हो गई थीं। अब बस कुछ ही लोग बचे हैं जो वाहन के साथ बाहर हैं। सौभाग्य से मेरे पास उनसे निपटने का एकदम सही तरीका है। दूसरी बार एवी ने अपनी लेजर तोप को फायर करने के लिए तैयार किया। संपार्श्विक क्षति के लिए उसे कुछ अंक गंवाने पड़ सकते थे, लेकिन उसे लगा कि बचे हुए दुश्मनों को मार गिराने के लिए लेजर राइफल का इस्तेमाल करने में लगने वाला समय कहीं अधिक हानिकारक होगा। जैसे ही उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, बचे हुए 4 रोबोटों ने तेजी से अपने हथियार उस पर तान दिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे तेज थे, लेकिन जब तक वे मुड़कर उस पर गोली चलाने वाले थे, तब तक एवी अपने हथियार का ट्रिगर दबा चुका था। बुरा नहीं है, लगता है इस बार वाहन की वजह से प्रोग्राम ने ज्यादा अंक नहीं काटे। शायद जब तक इसे अनावश्यक बल प्रयोग नहीं माना जाता, आसपास के नुकसान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। एवी ने इस दौर के अपने स्कोर का ब्यौरा पढ़ते हुए सोचा। इसके बाद चुनौती बढ़ती गई और अंत में उसका सामना सैन्य स्तर के युद्ध रोबोटों के एक दस्ते से हुआ जिसमें आधा दर्जन भारी बख्तरबंद वाहन थे। सच कहूं तो एक अकेले व्यक्ति से इतनी शक्तिशाली सेना को हराने की उम्मीद करना हास्यास्पद था। दुर्भाग्य से प्रोग्राम का स्वभाव ही ऐसा था। एक चरण पार करने के बाद चुनौती अगले चरण में पहुंच जाती थी और तब तक जारी रहती थी जब तक कि उसे पार करना संभव न हो जाए। एक ऐसी बात है जिसका सामना एवी को जल्द ही करना था और उसके पास केवल खुद और उसके 3 हथियार ही सहारा थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 78 पहली चुनौती का अंत। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी प्रशिक्षण कक्ष से होम सिक्योर और असंतुष्ट भाव से बाहर निकला। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंततः नकली दुश्मनों ने उसे हरा दिया और वह पराजित हो गया। उसकी मृत्यु की पुष्टि होते ही कार्यक्रम बंद हो गया और कमरा अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। कम से कम बाहर निकलते ही उसने देखा कि एजरा, कसांड्रा और काइडेन पहले से ही अवलोकन कक्ष में उसका इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब था कि एवी उससे ज्यादा देर तक टिका रहा। बेशक इसका कोई खास मतलब नहीं था। उनका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा रहा था कि वे कितनी देर तक टिक सकते हैं। अन्यथा कोई भी पहले चरण को पार नहीं कर पाता, जिसमें केवल स्थिर लक्ष्य होते हैं जो पलटवार नहीं कर सकते। अच्छा प्रदर्शन, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दृढ़ हो। मेरे चाचा ने तुम्हें वाकई बहुत कठिन प्रशिक्षण दिया होगा। एजरा ने एवी की सच्ची प्रशंसा करते हुए कहा। फिर भी उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। निस्संदेह उसे विश्वास था कि उसने एवी से बेहतर प्रदर्शन किया है। हाँ, उसको संयम का मतलब ही नहीं पता। मुझे तो बस बचने के लिए कुछ खास तरकीबें सीखनी पड़ी ताकि मैं सैद्धांतिक रूप से भाग सकूं। मैंने उसे लड़ाई में कभी नहीं हराया, एवी ने कंधे उठाते हुए जवाब दिया। एजरा की मुस्कान थोड़ी बनावटी हो गई जब उसे अपने चाचा के साथ की ट्रेनिंग याद आई और उसने माना कि वह भी उस आदमी पर कभी हावी नहीं हो पाया था। दोनों के कोर्स पूरा करने के बाद कंप्यूटर ने उनके कुछ स्कोर की गणना की और उन्हें कमरे में लगे बड़े मॉनिटर पर दिखाया। हर अगला राउंड पिछले राउंड से ज्यादा मुश्किल था क्योंकि जाहिर है कि पलटवार करने वाले दुश्मनों को मार गिराना आसान लक्ष्यों को मार गिराने से ज्यादा कठिन था। मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही चरण से आगे नहीं बढ़ पाए। एजरा को नकली दुश्मनों के उसी समूह के खिलाफ हारते देख एवी ने टिप्पणी की। हाँ, अकेले इस चुनौती का सामना करना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कम से कम सिर्फ बंदूकों के साथ तो बिल्कुल नहीं। जाहिर है, अगर वे अपने जहाजों का इस्तेमाल कर रहे होते या उनके पास अपने बख्तरबंद वाहन होते, तो शायद वे उस दौर में दुश्मनों के खिलाफ कुछ कर पाते जिसमें वे दोनों हार गए थे, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ही खत्म हो जाता। यहाँ अंततः कई अलग-अलग परिस्थितियों में उनकी निशानेबाजी की क्षमता का परीक्षण करने का एक तरीका था। अंत में ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, लेकिन कार्यक्रम इसी तरह चलता था। मुझे लगता है तुमने मुझे इसमें हरा दिया है, एवी ने कहा। वही नजर में देख सकता था कि एजरा को उससे ज्यादा अंक मिले थे। उसके अंक लगभग 13% कम थे। अच्छा प्रदर्शन, लेकिन इतना कम कि उसे करीबी मुकाबला नहीं माना जा सकता। फिर भी सभी चुनौतियों में से यही वह चुनौती थी जिसमें एवी को सबसे ज्यादा हारने की संभावना थी। उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उन दोनों के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर था। एजरा कई सालों से भाड़े का सैनिक था, जबकि उसने अभी शुरुआत की थी। बेशक उसने सामान्य से अधिक मेहनत की थी और उसमें थोड़ी बहुत स्वाभाविक प्रतिभा भी थी, लेकिन इससे उसे ज्यादा फायदा नहीं होता, खासकर ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने उतनी ही मेहनत की हो जितनी उसने की थी। चलिए लंच, आराम और एक दूसरे के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए 3 घंटे का समय लेते हैं। फिर हम प्रतियोगिता के अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर एजरा कमरे से चला गया। मुझे पता था कि यही नतीजा होगा, लेकिन फिर भी निराशा हो रही है, एवी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। पिछले 2 हफ्तों से उसने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन वह एजरा के स्कोर के 10% के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। उसे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। क्या तुम सिर्फ एक बार हारने पर रोने लगोगे? मैंने तुम्हारे साथ इसलिए शामिल होने का फैसला किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन लगता है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैंने बाकी सबने सोचा था। काइडेन के तीखे शब्दों ने एवी को बहुत चोट पहुंचाई। शायद वह सही था, या शायद वह बस एक बड़बोला इंसान था जिसे अपनी औकात जाननी थी। ठीक है, चलो मुकाबला करते हैं। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ट्रेनिंग में किया था। एवी ने गुस्से में अपनी असंतुष्टि को बुलाते हुए कहा। ये तो बड़ी बातें हैं, जबकि तुम मुझे हर 4 में से सिर्फ एक बार हराते हो। तुम्हें अपना अहंकार तब तक काबू में रखना चाहिए जब तक तुम मुझे कम से कम 50% बार हरा ना सको। दोनों एक दूसरे को उकसाते हुए गिनती गिनने लगे और ट्रेनिंग रूम में जाकर एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए कासंड्रा ने बस एक गहरी आह भरी। एवी और काइडेन के लड़ते-लड़ते थक जाने के बाद तीनों आखिरकार कुछ खाने और एजरा के युद्ध डेटा की समीक्षा करने के लिए निकल पड़े। वो सचमुच उन 2 लेजर पिस्तौलों को चलाने में माहिर है, एवी ने पिज्जा का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। उसने अभी एजरा को ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले 3 राउंड आसानी से पार करते हुए देखा था। हर बार जब निशाने दिखाई देते तो उन पर नजर भी नहीं डालता और दोनों हथियारों से एक साथ सटीक निशाना लगाता। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे अभी अपने मौजूदा कौशल स्तर से दोहराने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वो एजरा के एक हथियार का मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन दोनों का नहीं। इस तरह 2 हथियारों को इतनी आसानी से चलाना एक हथियार चलाने से 2 गुने से भी ज्यादा मुश्किल था। अपने विशाल आकार के बावजूद वो धोखे से तेज भी था।
वह एवी से भी तेज था और उसकी प्रतिक्रिया गति किसी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसने कुछ उच्च गुणवत्ता वाले बायोनिक या साइबरनेटिक संवर्धन करवाए थे। एवी के लिए उसे हराना नामुमकिन था। उसका स्कोर इतना करीबी होना वाकई तारीफ के काबिल था। ये सब देखने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे आमने सामने की लड़ाई में जीत सकते हो? कसांड्रा ने थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा। बिल्कुल, हालांकि निशानेबाजी के कौशल को सुधारने की भी एक सीमा होती है, लेकिन युद्ध में अपने से ज्यादा ताकतवर को हराने के कई तरीके हैं। साथ ही मेरे पास अभी भी अपना गुप्त हथियार तैयार है जिससे मैं मुकाबले को बराबरी पर ला सकता हूं। एवी ने जवाब दिया। प्रतियोगिता का पहला भाग हारने के बावजूद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 79 एवी की छुपी हुई तरकीब। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। पहले और दूसरे मुकाबले के बीच का अंतराल समाप्त होने के बाद कसांड्रा और काइडेन उस विशाल प्रशिक्षण कक्ष में वापस चले गए जिसे एजरा ने इस दिन के लिए तैयार किया था। वहीं अभी अपने बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए तैयार किए गए विशेष उपकरण लेने चला गया। जब बोएस भाई बहन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एजरा पहले से ही अंदर उनका इंतजार कर रहा था। अपनी दो लेजर पिस्तौलों के साथ उसने मजबूत कवच पहन रखा था और एजरा की पीठ पर एक लंबा डंडा और हैंडल वाला एक छोटा गोलाकार उपकरण लगा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह उसका पूरा युद्ध साजो सामान था और वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय दे रहा था। एवी कहां होगा? मुझे पूरा यकीन है कि वह पहले दौर में हारने के बाद डरकर पीछे नहीं हटा होगा। एजरा ने मजाक में कसांड्रा और काइडेन से कहा। वह अपना सामान इकट्ठा करने में व्यस्त है, वह जल्द ही यहां आकर तुम्हें हरा देगा, कसांड्रा ने चुनौती भरे लहजे में कहा। इस जवाब पर एजरा के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि कसांड्रा को अपने साथी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मैं उसे कमतर नहीं आंकना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जीत की संभावना ज्यादा है। एवी में बहुत क्षमता है और उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन वह अभी अनुभवी है। मुझे यकीन है कि आप जैसे अनुभवी लोग ये बात जानते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सब सच है, लेकिन आपने अभी तक एवी की असली प्रतिभा नहीं देखी है। वह तुरंत सोच समझकर फैसला लेने और अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करने में माहिर है। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर और अनुभवी हो, उसे आसानी से हरा दोगे। कसांड्रा ने चेतावनी दी। मानो इशारा मिलते ही एवी बड़े बड़े दोहरे दरवाजों से बाहर आ गया। जब एजरा ने उसे देखा तो पहली बार उसका संयम टूट गया और वह हैरानी से आंखें फाड़कर उसे घूरने लगा। भारी कदमों से जिनसे जोरदार आवाजें आ रही थी एवी आगे बढ़ा। बस से पैर तक भारी कवच से ढका हुआ था। कवच की बाहरी परत मोटी प्लेटों से ढकी थी और उसकी ऊंचाई 3 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। कवच पहने हुए एवी एजरा से कहीं ज्यादा लंबा दिख रहा था। तो इस तरह तुम मुझसे मुकाबला करने की योजना बना रहे हो? ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी पावर आर्मर पहने दुश्मनों को हराया है। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे अपने आप जीत मिल जाएगी, लेकिन इससे मुकाबला बराबरी का जरूर हो जाएगा। पहले तुम्हें बस मेरे करीब आना होता था और बस। उसने मुझे सैकड़ों बार इसी तरह हराया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एवी ने कहा। उसकी मुस्कान आर्मर के हेलमेट के पीछे छिपी हुई थी। फिर भी उसके लहजे से एजरा समझ गया कि उसके प्रतिद्वंदी के चेहरे पर क्या भाव है। दरअसल उसने एवी के साथ आमने-सामने की लड़ाई में उतरने और अपनी श्रेष्ठ शक्ति का इस्तेमाल करके अपने उस जूनियर को हराने की योजना बनाई थी, जिसने उसी गुरु से प्रशिक्षण लिया था। बिना कुछ कहे एजरा मुड़ा और ट्रेनिंग रूम के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। अब उनके बीच मुकाबला होने और ये देखने का समय था कि कौन जीतता है। शब्दों या दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि एवी अपनी शुरुआती जगह की ओर बढ़ पाता, कसांड्रा ने उसे बुलाया और अपने भाई को दूर कर दिया ताकि वह उसकी बात न सुन सके। तुम्हें ये जीतना ही होगा और जब तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें आज रात इनाम जरूर दूंगी। कसांड्रा ने एवी के कान में फुसफुसाकर अपनी सारी योजनाएं बताईं और एवी का चेहरा लाल हो गया और उसका जोश बढ़ गया। ठीक है, मैं हार नहीं सकता। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड मुझ पर भरोसा कर रही है। एवी ने अपना पावर आर्मर चलाते हुए कहा और ट्रेनिंग रूम में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एजरा दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों बाद उसे प्रोग्राम से एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वह तैयार है। उसके तैयार होने की पुष्टि करने के बाद मैदान तेजी से बदलने लगा। उनकी लड़ाई के लिए यह एक शहरी वातावरण का अनुकरण करेगा जैसा कि शूटिंग चुनौती के बाद के हिस्सों में हुआ था। नहीं तो वे दूर से ही एक दूसरे पर लंबी दूरी के हथियारों से हमला करते रह जाते और चूंकि खुले मैदानों में बिना किसी बाधा के बहुत कम लड़ाइयां लड़ी जाती थी, इसलिए अगर ऐसा होता तो ये किसी असली लड़ाई का सटीक नजारा नहीं होता। लगता है कवच के हथियार और सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसकी कीमत को देखते हुए तो ऐसा होना ही चाहिए। साथ ही मेरी लेजर राइफल और लेजर तो पूरी तरह से चार्ज हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। एवी ने अपने पावर आर्मर के हेड अप डिस्प्ले पर आखिरी बार सब कुछ चेक करते हुए सोचा। वह इस समय स्टेको M8 नामक एक बेहतरीन पावर आर्मर चला रहा था जिसे उसके हथियारों की तरह ही डार्थिंग इंडस्ट्रीज ने बनाया था। इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करवाने और उपलब्ध सबसे बेहतरीन कवच, हथियार, सेंसर और शील्डिंग से पूरी तरह अपग्रेड करवाने में उसे 7 लाख क्रेडिट से थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ा था। यह एक 2 सितारा भाड़े के सैनिक के लिए पर्याप्त एक छोटे जहाज को पूरी तरह से सुसज्जित करने के लिए काफी था। कुछ पुराने पावर आर्मर मॉडल जो अभी भी पूरी तरह से काम कर रहे थे और काफी मजबूत थे, उन्हें मात्र 20,000 क्रेडिट में खरीदा जा सकता था। इससे पता चलता है कि स्टेको की कीमत कितनी अधिक थी। लेकिन एजरा से लड़ने के लिए एवी को सबसे बेहतरीन चीज की जरूरत थी, इसलिए उसने उस उपकरण पर कोई कसर नहीं छोड़ी जो उसकी रक्षा भी करेगा और उसे अपने दुश्मन को हराने के लिए आवश्यक शक्ति भी देगा। जब 30 सेकंड से उल्टी गिनती शुरू हुई तो एवी ने हाथ बढ़ाकर अपनी पीठ पर लगी लेजर राइफल और लेजर तोप को पकड़ लिया। उसने दोनों हाथों में एक राइफल और तोप पकड़ रखी थी। उनके कारतूस और ट्रिगर बदल दिए गए थे ताकि उन्हें उसके पावर आर्मर के साथ इस्तेमाल किया जा सके। सौभाग्य से वे एक ही कंपनी द्वारा बनाए गए थे, इसलिए वे पूरी तरह से एक साथ काम कर रहे थे। मेरे पास उससे ज्यादा मारक क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं दूरी बनाए रखूं और उसे धीरे-धीरे कमजोर कर दूं तो मैं अपने कवच की ढालों और प्लेटों पर भरोसा कर सकता हूं जो मेरी रक्षा करेंगी। एवी ने पावर आर्मर लाकर युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी थी। फिर भी एजरा अतीत में कई असली लड़ाइयां लड़ चुका था। ये कहना मुश्किल था कि वह या उसके लेजर पिस्तौल के अलावा उसके पास मौजूद 2 हथियार क्या कर सकते हैं। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 80 एवी बनाम एजरा। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैसे ही मैच शुरू हुआ एवी ने स्टेको के सेंसरों को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। इस तरह की लड़ाई में जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी और एजरा की पहली चाल का पता लगाने से वह अपने प्रतिद्वंदी के अचानक हमले से बच सकता था। वह पश्चिम की ओर सावधानी से बढ़ रहा है। करीब आते समय वह हमारे बीच इमारतों को बनाए रखने का पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन उसके पास किसी तरह का छलावरण उपकरण जरूर होगा क्योंकि मैं उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा हूं। बस उसकी सामान्य स्थिति का ही पता चल रहा है। एवी ने एकत्रित जानकारी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए सोचा। फिर भी वह एजरा के आसपास के क्षेत्र को जानता था और उसे पहल करने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। भारी कदमों से वह आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंदी की ओर दौड़ पड़ा। स्टेको की अपार आक्रमण और रक्षात्मक शक्ति का उपयोग करते हुए छिपकर मौका तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे हमला करना और कवच की अपार शक्ति का उपयोग करके जल्द से जल्द काम खत्म करना ही सबसे अच्छा होता। बेशक 3 मीटर ऊंचे कवच में दौड़ने के कारण उसका यह तरीका बिल्कुल भी गुप्त नहीं था। एजरा को आमने सामने आने से बहुत पहले ही उसकी आवाज सुनाई दे गई थी। क्या उसे सच में लगता है कि छिपने से काम चलेगा? उसका प्रतिद्वंदी कहीं नजर नहीं आ रहा था। एवी ने अपने कवच के सेंसर का इस्तेमाल करके उस इमारत का पता लगाया जिसमें एजरा छिपा था। जैसे ही उसे वह इमारत मिली उसने अपनी लेजर राइफल और लेजर तोप दोनों को उस इमारत पर निशाना साधा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि प्रशिक्षण के लिए उसके हथियार कम शक्ति पर चल रहे थे, इसलिए वह कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन जिस प्रोग्राम का वे इस्तेमाल कर रहे थे वह वास्तविक नुकसान की गणना करने के लिए पर्याप्त न था। अगर एजरा को गोली लग जाती या इमारत उसके ऊपर गिर जाती तो एवी के पक्ष में फैसला हो जाता। लेकिन अफसोस मामला इतना आसान नहीं था। जैसे ही एवी ने इमारत पर लगातार हमले किए, एजरा अविश्वसनीय गति से इमारत के अंदर से भागा और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। एक कदम भी न चूकते हुए जैसे ही वह बाहर निकला उसने तेजी से घूमकर एवी पर कई गोलियां चलाईं, इससे पहले कि वह अपना निशाना ठीक कर पाता। उसे मार गिराया। एवी ने लेजर किरणों से बचने की कोशिश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने कवच की ढाल को अपनी ओर आती लेजर किरणों को सोखने दिया। इसके बजाय उसने अपनी लेजर तोप को एजरा की ओर निशाना साधा और गोलीबारी शुरू कर दी। अगर एजरा कोने में छिप भी जाता तो भी विस्फोट का असर उस पर पड़ता और उसे कुछ चोट जरूर लगती। लेकिन एवी को घोर आश्चर्य हुआ कि उसका दुश्मन बचने के लिए हिला भी नहीं, बल्कि उसने अपनी पीठ से हैंडल वाला छोटा गोलाकार उपकरण निकाल लिया। यह असंभव है। एवी ने अविश्वास से चिल्लाते हुए आगे जो हुआ उसे देखा। एजरा के हाथ में जो उपकरण था वह अचानक सक्रिय हो गया और उसने पारदर्शी सुनहरी रोशनी की एक विशाल ढाल बना दी। इस ढाल का इस्तेमाल करते हुए उसने एवी के लेजर तोप के बार को रोक लिया और उसे दूर मोड़ दिया। यह सचमुच एक अमानवीय कारनामा था जो केवल अज़ार को बायोनिक संवर्धन से मिली बड़ी हुई प्रतिक्रिया गति और ताकत के कारण ही संभव हो पाया था। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही था। एवी अज़ार के इस प्रदर्शन से स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया। उस संक्षिप्त समय के दौरान उसके प्रतिद्वंदी ने अपनी एक हाथ की तोप से कई गोले दागे और फिर एवी की नजर से ओझल हो गया।
धिक्कार है, इसने मेरी ढाल को बहुत नुकसान पहुंचाया। एवी ने अपने ढाल जनरेटर की कुल ऊर्जा को दर्शाने वाले गेज को लगभग 50% पर देखकर बढ़ाया। वह 1000 के दुर्लभ हथियार से अचंभित रह गया था। एक ऐसा उपकरण जो कठोर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम था। एवी को कठोर प्रकाश तकनीक के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसने जो सुना था वह ये था कि इसका उत्पादन बहुत महंगा होता है और यह ऊर्जा को बहुत तेजी से खर्च करता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद ये टिकाऊ और हल्का था, जैसा कि अज़ार ने अभी दिखाया था। एजरा ने एवी के लेजर तोप के बार को इसे रोक दिया और फिर ऐसे पलटवार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मौजूदा सेटिंग्स पर मैं शायद सिर्फ रोशनी की चमक ही छोड़ रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम ने नुकसान का सटीक हिसाब लगा लिया होगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने पूरी ताकत से हमला भी किया होता तो भी वह वही कर पाता जो उसने अभी किया। ये तो कमाल है। लेजर प्रकाश की गति से चलते हैं, यानी एजरा ने जिस तरह से उन्हें रोका, उसे रोकने का एकमात्र तरीका हथियार के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करना और ट्रिगर दबाने की गति से थोड़ा तेज चलना था। ये लगभग अलौकिक था और इसे एजरा की कुशलता साफ जाहिर होती थी। उसके पास वह डंडा भी है जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैं 10 लाख ट्रेनिंग की शर्त लगा सकता हूं कि यह उसकी ढाल के साथ एक कठोर प्रकाश हथियार है। एवी ने अनुमान लगाया। एजरा की शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए यह आसानी से कल्पना की जा सकती थी कि वह शारीरिक युद्ध में काफी निपुण था। एक मजबूत लाइट शील्ड और हथियार का इस्तेमाल करते हुए वह पावर आर्मर पहने किसी भी व्यक्ति का डटकर मुकाबला कर सकता था और जीत हासिल कर सकता था। फिर भी एजरा सतर्क था। एवी के पास अपने स्टेबल कवच की बदौलत अधिक मारक क्षमता और ताकत थी। हालांकि शक्तिशाली लेकिन भारी कवच के कारण एवी की गति थोड़ी कम थी। वह सीधी रेखा में तेजी से दौड़ सकता था, लेकिन उसे अभी तक तीखे मोड़ लेने और अन्य कुशल पैंतरेबाजी करने के लिए नियंत्रणों पर महारत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन हमले जारी रखने के अलावा वह क्या कर सकता था? एजरा के पीछे दौड़ते हुए एवी अपने छिपे हुए दुश्मन का पता लगाने के लिए अपने सेंसर रीडिंग पर नजर रखे हुए था। सौभाग्य से उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। दुर्भाग्य से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुभवी भाड़े के सैनिक की लेजर पिस्तौल से निकली कई तेज किरणें एवी पर बरस पड़ी। अब देखो इसका क्या असर होता है। अपने पावर आर्मर के एक हथियार सिस्टम को सक्रिय करते ही पीछे का एक कंपार्टमेंट खुल गया और उसमें से 6 ट्यूब दिखाई दिए। हर ट्यूब के अंदर एक माइक्रो मिसाइल थी जो उस इमारत की ओर उड़ी जिसमें एजरा छिपा हुआ था। लेकिन एजरा ने जरा भी हैरानी या डर दिखाए बिना सटीक निशाना साधा और विस्फोटक मिसाइलों को मार गिराया। एवी ने अपनी लेजर राइफल से अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से स्वचालित मोड पर रखकर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एजरा पहले ही इमारत के अंदर वापस घुस चुका था और गलियारे के दूसरे छोर की ओर तेजी से भाग रहा था। मुझे उसे खुले में लाना होगा या किसी तरह उस पर हमला करना होगा। इस रफ्तार से तो वह मेरे शील्ड और ऊर्जा भंडार को तब तक खत्म करता रहेगा जब तक मैं पलटवार करने में असमर्थ न हो जाऊं। एजरा का फिर से पता हो जाने पर एवी ने कुछ पल ये सोचने में बिताई कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अगर वह बस इधर-उधर खोजता रहा और घात लगाकर हमला होता रहा तो वह अपनी मौजूदा मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एजरा बहुत सावधानी से लड़ रहा था। एजरा उन इमारतों में घुस रहा था जहां एवी अपने पावर आर्मर के आकार की वजह से नहीं जा पा रहा था। वह पावर आर्मर का इस्तेमाल करके तब तक छिपा रहता जब तक कि एवी उस पर हमला करने के लिए तैयार न हो जाए। जब तक एवी ने उसे ढूंढा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एजरा ने उसकी शील्ड पर कई गोलियां चलाई और इससे पहले कि वह कोई ठोस हमला कर पाता एजरा भाग गया। मैंने सोचा था कि पावर आर्मर मुझे बढ़त देगा, लेकिन उसे इस तरह की स्थितियों से निपटने का मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है। शायद मुझे बस हर इमारत को उड़ाना शुरू कर देना चाहिए और किस्मत आजमानी चाहिए। अगर एवी कोशिश करता तो वह अपने लेजर लॉन्चर से इमारतों को जमींदोज करने का अनुकरण कर सकता था। दरअसल उसने जिन इमारतों को उड़ाया था वे सब जमीन में धंस गई थी, जिससे उनके विनाश का आभास होता था। फिर भी एवी हर इमारत को गिराने से पहले ही अपनी ऊर्जा खत्म कर देगा और इस बात की भी पूरी संभावना थी कि जब वह ऐसा कर रहा होगा तब एजरा कोई न कोई हरकत कर देगा। आखिरकार एवी ने एक नई योजना बनाई। ये बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन उसे लगा कि इसके सफल होने की सबसे अच्छी संभावना है। इससे या तो उसकी करारी हार होगी या फिर उसे जीत का वह मौका मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी।